प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की सबसे खूबसूरत सबसे शानदार क्लास में, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं संपूर्ण हिंदी, जिसमें मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपकी पत्र, निबंध, आपकी गद्यांश यानी कि सब कुछ बताने वाला हूं। एक एक लाइन आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और ये परीक्षा होने वाली है कब मेरे बच्चों, जल्दी एक बार बताओगे फटाफट से। सर सबसे पहले दिन जो होगी वो आप सभी के हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है। और आज आपकी हिंदी विषय के लिए जितने भी मैं बात करता हूँ एग्जाम में पूछे जाने वाली है, जो प्रोसेस होती है, पैटर्न होती है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, पत्र से लेकर के यानी कि सब कुछ जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, फिर आपके गद्यांश वगैरह जो है, पत्र है, निबंध है, व्याख्या है, इसके भी बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सब कुछ आपको हम समझाने वाले हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं आज के सेशन को आप सभी अपने दोस्तों साथियों में जितना जल्दी हो सकता शेयर करिए। और हमारी आवाज़ यदि आपके कानों पे पास जा रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये आज एक सबसे बड़ा अनाउंस भी करने वाले हैं आपके लिए, वो आपके परीक्षा में इतना बड़ा चार चांद लगाएगा जिससे उसकी अंदाज़ा भी आपको नहीं होगी। मैंने कहा था ना कि मैं झुकूंगा नहीं, आपके लिए कुछ बेहतर करते रहूंगा। तो ये आपको सब कुछ बताएंगे, व्याकरण वगैरह सब कुछ होगा। चलिए बढ़े, एक बार थम्स अप करेंगे और एक बार शेयर करेंगे सेशन को मेरे बच्चे, फटाफट से जल्दी से फटाफट से करेंगे। और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो जल्दी से मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ आंसर करने के लिए आप सभी तैयार रहिएगा फटाफट से। चलिए तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे कि यूरोपवासी के लिए, ये देखो, ये कह रहे कि यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था आपको। तो ये जवाब हो जाएगा कि यूनान का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन जो है ना आपके सोशल साइंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी कि सोशल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जल्दी करेंगे हम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ना है और आपकी संपूर्ण तैयारी आपको हम कराने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। अगला बाबू कहा था क्वेश्चन कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। तो बाबू सेन साहब की जो मोटर कार है वो कौन रंग का है, तो कहोगे सर काला रंग का था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। मैं यहाँ से कुछ मौखिक प्रश्न भी तुम्हें पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना होगा। एक बार दहाड़ो भाई, आप लोग सारे के सारे बच्चे दहाड़ो और एक बार सेशन को सही बच्चे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से शेयर कर दो। अगर मैं बात करता हूं कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो तो काले रंग की थी, लेकिन उस मोटर कार का क्या नाम था, जल्दी मेरे बच्चे बताओगे मोटर कार का नाम क्या था, उस मोटर कार का नाम क्या था, नाम क्या था। आप मेरे बच्चे कमेंट करोगे कि उस मोटर कार का नाम क्या था, तो आप कहोगे, क्या कहोगे सर एस्ट्रीमल इंड था। क्या है मेरे बच्चे, एस्ट्रीमल इंड था। बहुत सुंदर, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूं, बहुत सुंदर। एक बार दबा के भाई शेयर करो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो। चलो आज आप तुम्हारी हिंदी की सारी समस्या खत्म होने वाली थी। कहोगे सर एस्ट्रीमल इंड थी। अगर मैं पूछूं कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, सेन साहब की कितनी पुत्री थी मेरे बच्चे, जल्दी बताओगे आप सभी। तो कहोगे सर 5 पुत्री थी। पांचों पुत्री का क्या नाम था, जल्दी बताओगे फटाफट से। अगर मैं पूछूं तुम्हारे पेपर में ये पूछ दे कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, सेन साहब के, मेरे बच्चे में यदि पूछूं सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, आप क्या बताओगे, आंखों के तारा है ना कौन था, तो आप कहोगे सर कासू था, यानी कि जिसे खोखा कहा जाता था। क्या है मेरे बच्चे, कासू था, यानी कि खोखा का। जो भी मैं एक एक वर्ड आज बोलूंगा मेरे भाई वो आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा खास होगा। सभी लड़कियों का क्या नाम था, आलो, रजनी, शेफाली, आरती और क्या था मेरे बच्चे, बताओ फटाफट से। आलो, रजनी, शेफाली, आरती, हाँ बहुत बढ़िया। चलो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती था, ठीक है जन है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से मौखिक प्रश्न पूछते रहेंगे आपसे। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण देश कौन था। बाबू ऐसा तुमको समझना है कि तुम पेपर में बैठे, मतलब एग्जाम देने के लिए बैठे हो और तुम्हारे सामने एक एक क्वेश्चन आ रहा है, उसका आप जवाब देते जा रहे हो। तो आप कहोगे सर वो देश जो था वो भारत देश था। कौन था मेरे देश, वो कहोगे सर भारत देश था, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे बी नंबर सही जवाब। एक बार दहाड़ने के लिए भाई तैयार हो तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आज बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे बच्चे आपके लिए, मैं आपके लिए जो है ना एक बहुत बड़ा अनाउंस भी करने वाला हूं।
आपने आपने वादा किया था मेरे बच्चे, और मैंने भी आपसे वादा किया था कि अगर तुमने बेहतर किया, अगर तुमने सेशन को शेयर किया, सभी के सभी बच्चों के साथ पहुंचाया, तो समझो मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत कुछ खास हम लेकर के आज आए हुए हैं, उसकी भी आज आपके लॉन्च करने वाले हैं मेरे बच्चे। अगला कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाया जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनभावों का आदर करना मनुष्य का स्वार्थ है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो मेरे बच्चे ये कहोगे मेरे बच्चे, ये कहोगे सर ये हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा सर? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन होंगे? एक बार मैं पूछूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? बढ़ते हैं कि लेखक मेरे बच्चे क्या बता पाओगे? जल्दी बताओगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये भी मेरे बच्चे जानना चाहता हूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह बात किसने पूछा था? तो आप क्या कहोगे? सर लेखक की पुत्री ने पूछी थी। लेखक की कितने? सर लेखक की पुत्री ने यह बात पूछी थी। पुत्री यानी कि सबसे छोटी लड़की ने पूछी थी। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करना दबा के मेरे बच्चे, और क्लास में आए हो पूरे बने रहना, आज देखो मजा आएगा। और एक बार मुझे ये बताओ मंटू सर क्या लेके आने वाले हैं? आप लोगों के मन में कुछ दिमाग में आइडिया आ रही है कि मंटू सर क्या लेके आने वाले हैं? वो ऐसी चीज लेके आने वाले हैं, शायद तुम उससे हिल जाओगे, और तुम्हारे पेपर में बहुत सुंदर जाने वाली है। हर चीज बेहतर होंगी, है ना मेरे बच्चे? यस। तो गेस करो मेरे बच्चे, गेस करो। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। अगला देखो, मेंडलीफ किसकी रचना है? मेरे बच्चे मेंडलीफ जो है वो किसकी रचना है? जल्दी बताएंगे कि मेंडलीफ जो है वो किसकी रचना है। तो क्या कहोगे? सर मेंडलीफ जो है ना वो गुणाकर मूल्य की रचना है ना। किसकी रचना मेरे बच्चे? सर गुणाकर मूल्य की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका, डी नंबर। अगला मेरे बच्चे कह रहे हैं कि देवनागरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख जो है ना किस लिपि में है? तो क्या कहोगे मेरे बच्चे? कहोगे सर नंदी नागरी में है। किस में है मेरे बच्चे? सर नंदी नागरी में है। ऑप्शन क्या हो जाए बाबू? ए नंबर। क्या गेस कर सकते हो कि मंटू सर क्या लेके आने वाले हैं? क्या आप गेस कर सकते हो? नहीं ना, नहीं कर सकते हो भाई, कुछ ना कुछ तो गेस करो कि क्या लेके आने वाले हैं। बहुत अलग होगा, सबसे अलग होगा, सबसे खास होगा, कुछ खास होगा, बहुत बेहतर होगा। कह रहा मेरे बच्चे 7वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन सेशन को शेयर करोगे तो जल्दी से। कह रहे कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? जैसे पेपर में आएगा क्वेश्चन, सब कुछ करा रहे हैं भाई, आज सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाने वाली है। आप कहोगे सर कथा लेखन यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, सभी के सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, और एक बार बताएंगे क्या आप दहाड़ने के लिए तैयार हो? एक बार बताओ फटाफट से जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका शादी सेट हो गया। 11 ना रे भाई, तुमने तो कहा कि मैं 491 लाऊंगा, तब उसके बाद मैं सोचूंगा, है ना। चलो वो चीज तो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या चीज आने वाला। अगला मेरे बच्चे देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूं गारंटी क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था? मेरे बच्चे बहादुर जो था वो कैसा लड़का, देखो कभी डी का जो है ना इधर आ गया है ऑप्शन, तो आप घबराना मत कि डी नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो, तो बहादुर कैसा लड़का था मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर हंसमुख और मेहनती लड़का था। मैं यदि तुमसे पूछूं बहादुर कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था मेरे बच्चे? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का था बहादुर? कौन मेरे बच्चे? बहादुर कहाँ का था? बहादुर मेरे बच्चे कहाँ का रहने वाला था? तो बाबू तू क्या कहबा? सर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? सर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था मेरे बच्चे? सर नेपाल का रहने वाला था। पहले तो जितने बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, सारे बच्चे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, फॉलो जरूर कर लेंगे, है ना, फॉलो जरूर करेंगे मेरे बच्चे। चलो, यदि मैं पूछूं कि ये बहादुर किसके कारण भाग गया था? किसके कारण भागा था? तो अपने माँ के पिटाई के कारण भागा था, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने, ये बहादुर ने भैंस को मारा था, और जब मारा था तो माँ को ये बात पता चली थी, क्या हुआ? बहादुर भाग गया। डन है मेरे बच्चे, डन है मेरे बच्चे। एक बार सेशन को शेयर करो। बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया था? बाबू जल्दी बताओ तो फटाफट से, बहादुर पर कितना रुपए के इल्जाम लगाओ गए रहे जल्दी से। यदि 2000 बच्चों को अभी एग्जैक्ट तुरंत ही लाइव में अगर बच्चों को जोड़ोगे तो सबसे बड़ा अनाउंस करने वाले हैं, सबसे बड़ा अनाउंस करने वाले। और सभी बच्चे पहले लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो। आपको मेरे बच्चे
10 सेकेंड का मौका देते हैं, जल्दी से आपको 10 सेकेंड का मौका देते हैं मेरे बच्चे, शेयर कर दो ताकि आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज अनाउंस कर दे फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया सर, किसकी किसकी मेरे बच्चे, किसकी मेरे बच्चे, किसकी मेरे बच्चे, क्या किसकी? तो आप कहोगे सर बहादुर पे 11 रुपए के इल्जाम लगाए थी, जो किसके लगाए, किसने लगाया था? रिश्तेदार की पत्नी ने लगाया था। डन है, एक बार सारे बच्चे शेयर कर देना। हाँ सभी बच्चे शेयर करने के लिए चले गए, एक बार दबा के शेयर कर दो, सभी बच्चे शेयर कर दो फटाफट से। डन है मेरे बच्चे, शेयर कर दिया आप लोग, आगे बढ़े, शेयर कर दियो, एक बार बोलो मेरे भाई हाँ या ना। जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दो। पोल आप लोग कर देते हो कि सर मैंने लाइक कर दिया है, लेकिन पोल की संख्या ज्यादा हो जाती है, लाइक की संख्या कम देखने को मिलती है ना, तो आप लोग कर दो ठीक है। 2500 बच्चे पोल कर दिए हुए हैं, लेकिन अभी 1500 बच्चे जो है ना, 1600 बच्चे लाइक करके ठोके हुए हैं, यानी कि 1000 बच्चे कहाँ हो भाई, ठोको जल्दी से लाइक, ठोको जल्दी से, सभी बच्चे लाइक ठोकेंगे। चलो अगला कह रहे कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, यही किस शीर्षक पाठ की है? यह जो पंक्ति है वह किस शीर्षक पाठ की है? मेरे बच्चे कहेंगे सर ये परंपरा का मूल्यांकन का है, परंपरा का मूल्यांकन का, किसके बच्चे? तो परंपरा के मूल्यांकन का। अगला, कौन अमलेट नहीं खाता था? कौन अमलेट नहीं खाता था मेरे बच्चे, क्या कहोगे? कौन अमलेट नहीं खाता था? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर पंडित बिरजू महाराज जो है वो अमलेट नहीं खाया करते थे। सही बात है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, ओके डन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जो था वो था आपका परमानंद वाजपेयी नाम था। क्या था मेरे बच्चे? सर परमानंद वाजपेयी नाम था। भाई आपको सारी चीजें कराने वाले हैं, एक बार जल्दी से लाइक और सेशन को शेयर करो दबा करके, जल्दी से। बच्चों की संख्या कहाँ है भाई? बच्चों की संख्या लेके आओ जल्दी से। कह रहे कि विल्नो क्या है? विल्नो क्या है? तो मेरे बच्चे कहोगे कि फ्रांस का एक छोटा सा क्या है, शहर था। ये शहर या फिर गांव भी कह सकते हो उसे, शहर था या फिर गांव था। डन है, तो ये फ्रांस का एक छोटा सा शहर था या छोटा सा गांव था, ठीक है मेरे बच्चे, डन है। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, कह रहे कि लेखक को गीले कपड़े में देख करके कौन नाराज हुई थी? तो मेरे बच्चे कहेंगे कि नाराज जो हुई थी वो दीदी नाराज हो गई थी, क्योंकि गीले कपड़े में होने से क्या हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। मेरे बच्चे क्या हो जाती है? सर तबीयत खराब हो जाती है। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? बाबू लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब भई रहे? तो तुम कहोगे सर 1976 में हुआ था। कब? सर 1976 में हुआ था, सर 1976। बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर सी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगला कह रहा है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी? तो आप कहोगे सर जाकिर हुसैन के संगीत से हुई थी। किसके संगीत से हुई थी मेरे बच्चे? कहोगे सर जाकिर हुसैन के संगीत से। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 2000 लाइक होने वाली है। इसी तरीके से बच्चे जितने बच्चे क्लास में जुड़े हो लाइक कर दो और दबा के एक बार शेयर करो मेरे बच्चे, ताकि आपके लिए अलाउंस कर ही दे, है ना, आपके लिए कुछ खास लेकर के आ रहा है ना, तो आपको वो अलाउंस कर दे, एक बार सब लोग शेयर कर दो, ठीक है। अगला कह रहा है, चलिए कह रहा है कि काशी किसकी पटशाला है? भाई काशी किसकी पटशाला है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कहोगे सर संस्कृत की। अच्छा मैं यदि पूछूं कहां मरना भी शुभ माना जाता है, अब क्या कहोगे? कहां पे मरना भी शुभ माना जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी से मेरे बच्चे बताओ फटाफट से, कहां मरना भी शुभ माना जाता है? कहोगे सर काशी में। काशी यानी कि बनारस में। कहां? काशी, काशी यानी कि बनारस में। कहा मेरे बच्चे? काशी यानी कि बनारस में मरना भी शुभ माना जाता है। अगला देखो, कह रहा है मेरे बच्चे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाबू जन्म कब हुई रहे? तो तू का कहब कि 1869 ईस्वी में। कब? सर 2 अक्टूबर 1869। ये दिन तो किसी के जुबान से फिसल ही नहीं सकता है, सबको याद होना चाहिए। कब? 18 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है, जन्म। अगला, गांधी को महात्मा किसने कहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी को महात्मा मेरे बच्चे किसने कहा था? आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको मेरे बच्चे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2-3 पॉइंट में बता देता हूँ, वो तुम्हारे पेपर में 100% पूछा जाएगा मेरे बच्चे। गांधी जी शिक्षा का ध्येय किसे मानते हैं, है ना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है।
है ना, या अच्छी शिक्षा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। अगला कह रहा है कि किस विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि पीटर बुक्रॉ, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। मैं सही हूं, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। यस। अगला कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते हैं। बाबू सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर जनबा वो बिरजू महाराज अपने अम्मा को मानते थे, अपने मम्मी को मानते थे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा सर अपनी अम्मा को, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार से मेरे बच्चे हम सभी को भी, हाँ अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी, हाँ बहुत बढ़िया। इसी तरीके से भाई पढ़ते रहो, मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 2000 जब तक बच्चों को लाइव नहीं करोगे मैं अनाउंस करने वाला हूं, सबसे बड़ी चीज है मैं नहीं करने वाला हूं, ये गारंटी है ना, क्योंकि मैंने भी कसम खाई है कि जब तक 2000 बच्चे अभी एग्जैक्ट नहीं पहुंचाओगे, 1700 बच्चे आ गए हैं, बस 300 के बच्चे हैं, एक एक बच्चे जो है ना, एक एक बच्चों के पास यदि शेयर करेंगे तो सारे बच्चे आ जाएंगे क्लास में। शेयर कर दो। कह रहे कि द का उच्चारण स्थान क्या है। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर पूछा जाएगा, तो कहोगे द का उच्चारण स्थान सर दंत होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, सर दंत होता है। अगला कह रहे कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। देखो अब व्याकरण आना शुरू हो गया। निश्चल, निश्चल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, तो निधन छल होती है, क्या होती है, निश्चल। ऑप्शन मेरे बच्चे सर डी नंबर होगा। अगला देखो कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से बाबू शुद्ध शब्द की बात कर रहा है, तो कहोगे सर स्मरण, स्मरण, मैथिली, अनधिकार, वाहिनी। ये जो है ना वो गलती लिख दिया, स्मरण जो है ना वो स्मरण ही होगा, इसमें र एक ज्यादा आ गया है, समझ रहे हो। तो इसमें सब ऐसे देखने से सब कुछ सबका गलती दिख रहा है ना। चलो बहुत सुंदर, आगे बात करते हैं। कह रहे कि मई शब्द कौन सी संज्ञा है भाई, मई शब्द, तो मई शब्द कहोगे तो मई आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। किस में आएगा मेरे बच्चे, सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है, बड़ा सुंदर सी लाइन है कि आई एम ऑनलाइन क्लास में चाहे देर काहे ना हो जाए, आई एम ऑनलाइन क्लास में चाहे देर काहे ना हो जाए, करब कमेंट चाहे ब्लॉक काहे ना हो जाए। अच्छा बहुत सुंदर, चलो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखो कह रहा है कि अपराध शब्द कौन सी लिंग है। भाई आज सब कुछ कराएंगे आपको, पत्र, लेखन, निबंध, गद्यांश सब कंप्लीट होगा, और एक सबसे बड़ा अलाउंस भी करने वाले है ना, सबसे बड़ा अलाउंस करने वाले मेरे बच्चे। तो क्या हो जाएगा सर, अपराध आपका पुलिंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला कह रहा है कि कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द बाबू कौन बा, जल्दी बताओ। कर्पूर शब्द कौन सी है मेरे बच्चे, ये बताओ कर्पूर शब्द कौन सी है, कर्पूर शब्द कौन सी है। हेलो जी सर, मैं भेज दूं चाबी सर, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कर्पूर शब्द, अब देखो जो कर्पूर शब्द होती है वो आपका तत्सम शब्द होती है, और यहां से देखो एक चीज सीख लो, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं सर, तत्सम होते हैं। और जो मेरे बच्चे हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, यानी कि तद्भव जो होगा वो आपका क्या होगा, हिंदी के शब्द हो गए। जैसे कि कर्पूर का कपूर हो जाएगा, वो आपका तद्भव हो जाएगा, लेकिन कर्पूर कह रहा है तो तत्सम होगा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, सर अग्नि क्या होगा, सर अग्नि क्या होगा, अग्नि क्या होगा, तो कहोगे सर तत्सम होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, तत्सम होगा। देखिए तत्सम होगा मेरे बच्चे, क्या होगा सर, तत्सम हो जाएगा। एक बार जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से सेशन को, तो हाँ जल्दी से 100-150 बच्चे बाकी, एक बार सेशन को शेयर करो, ठीक है। अगर आग कहे तो आग कहोगे तो क्या हो जाएगा सर, तद्भव हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कहे कि पगड़ी कौन सा शब्द है, पगड़ी बाबू यदि हम शब्द की बात करें, पगड़ी कौन सा शब्द है मेरे बच्चे, पगड़ी जल्दी बताओ तो फटाफट से, पगड़ी कौन शब्द है, जल्दी बताओ पगड़ी कौन शब्द होला। तो तू का कहा सर, पगड़ी आपका हो जाएगा सर देशज शब्द होगा। क्या होगा सर, देशज शब्द, यानी कि ऐसा शब्द जो कि देश में प्रयोग किया जाए उसे देशज शब्द कहते हैं। अच्छा बात करते हैं सर, मान लो कि डॉक्टर बात करते हैं, है ना, डॉक्टर कौन सा शब्द है ना, डॉक्टर की बात करते हैं
तो डॉक्टर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डॉक्टर क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो कहोगे सर डॉक्टर जो होगा वह विदेशज शब्द हो जाएगा। सही बात है, यस सर देशज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो एक बार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार सेशन को शेयर करना मेरे भाई। अगला, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है मेरे बाबू, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग बताओ, बताना जल्दी से बताओ। क्या कह रहा सर, श्याम का क्या होता है ना, तो श्याम का स्त्रीलिंग क्या होगा, जल्दी से। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, श्याम, और बी नंबर ऑप्शन यहाँ आ गया श्यामिनी या श्यामिलिनी या फिर श्यामा। जल्दी से बताएंगे, 27 नंबर पेपर का ये क्वेश्चन का जवाब बताएंगे आप लोग फटाफट से। क्या कहोगे सर, श्यामनी, ऑप्शन नंबर बी कहोगे, यस। हाँ भाई मैं गया था कुंभ में, मैं गया था मेरे बच्चे, मैं गया हुआ था। डन है, डन है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सर मैंने भेजवा दिया है, लेके जा रहा है लड़का, मैं क्लास में हूँ। अरे वो तो लेके नहीं आया सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाक पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है, यह किस कारक का उदाहरण है। कह रहे कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। जल्दी बताना मेरे बच्चे, फटाफट से मेरे बच्चे जल्दी बताना, फटाफट से, जल्दी से। क्या होगा, 28 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर करोगे, कहोगे सर अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक यानी ऑप्शन मेरे बच्चे जो हो जाएगा वो ई नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला कह रहे कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। बाबू कह रहा है कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो आप कहोगे सर ये सर्वनामिक होगा। ये कैसे उल्टा पुल्टा हो गया भाई, ये सर्वनामिक विशेषण, ये बी मान लेना, ठीक है, ये बी होगा। यहाँ पे चला आया है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, वो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। डन। अगली बात करते हैं, कह रहे कि मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। तो आप कहोगे सर ये भूतकाल का उदाहरण है। मेरे बच्चे क्या कहोगे सर, ये भूतकाल का, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये भूतकाल का उदाहरण है। चले आगे बात करते हैं। अगला कह रहे कि पुष्प शब्द है बाबू, एमएस से पुष्प शब्द कौन बा, जल्दी से। तो क्या कहोगे सर तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या आप लोग सबसे बड़ा लॉन्चिंग नहीं देखना चाहते, क्या आप सबसे बड़ा लॉन्चिंग नहीं देखना चाहते, है ना। मुझे लग रहा है कि नहीं देखना चाहते। अगर देखना चाहते यार दहाड़ो यार, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जितनी जल्दी है सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट से सेशन को, फटाफट से। चलो आगे बात करते हैं। वीडियो रुक के चल रही क्या भाई, इंटरनेट की समस्या क्या कुछ। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचारों से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचारक है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, तो कह दिया योग ऋण कहलाला। क्या कहलाला बाबू, तो योग ऋण कहलाला। क्या कहलाता है सर, योग ऋण कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका सही जवाब। अगला देखो, कह रहे कि पराजय शब्द में उपसर्ग। बाबू पराजय में उपसर्ग, तो पराजय में उपसर्ग यानी कि जो सबसे पहले लगे, यानी कि जौन शब्द से बाबू पहले लागेला ओकरा के क्या कहा जाता है सर, उपसर्ग। तो पराजय में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका सही जवाब। ठीक है, ये पराजय दिख रहा है ना मेरे बच्चे सबको, यस बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, कह रहे कि त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या होगा। अब देखो बाबू प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंतिम में लगते हैं। अब इसमें त्यागी ई आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज दिया गया, देखो ध्यान से, एक बार बड़ी ई की मात्रा दी गई यानी कि दीर्घ ई, और एक बार छोटी ई की मात्रा दी गई यानी कि हर्षे ई। तो यहाँ पे आप देखो मैंने दीर्घ ई पे टिक किया, वैसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो त्यागी है ना, त्यागी यानी कि इधर से बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो जब बड़ी ई लगी हुई है इसलिए मैंने क्या किया सर बड़ी ई पे इसमें हमने टिक किया हुआ है। सही बात है, यस। आगे कह रहे कि चाचा शब्द का विशेषण क्या है। मेरे बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चाचा शब्द का विशेषण क्या है। भाई मेरे यदि सबकी में कमेंट यदि पढ़ने लगूं तो थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्लास गंदी हो जाएगी। मैं क्लास गंदी इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पेपर है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। देखो चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, चाचा का विशेषण आपका चचेरा होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, कहोगे सर चाचा क्या होता है, सर चचेरा होता है। तो ये बात ध्यान रखना, आपका विशेषण से एक प्रश्न आपके पेपर में, ये हमारी गारंटी है कि सर पूछा जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि शूलपाणी किस शब्द शूलपाणी शब्द कौन सी समास है? शूलपाणी कौन सी समास है? बहुत ही कम बच्चे बाकी है, 40 से 50 बच्चे बाकी है। भाई शेयर करो जल्दी से, अलाउंस कर दे। तो हो जाएगा सर बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा सर? बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, क्या होता है? अर्थात लंबोदर, यानी कि ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान, तो क्या हो जाएंगे? ये सब का सब आपका हो जाएगा सब बहुब्रीहि समास। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो अपना अर्थ छोड़ करके किसी दूसरे का अर्थ जो है ना वो आपको प्राप्त करता वही आपका होता है। डन है? यस मेरे बच्चे, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दे माता पिता लोटा डोरी, ये जितने भी हो गए, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें क्या कहते हैं? उसे मेरे बच्चे कहते हैं द्वंद्व समास कह जाते हैं। ठीक है, यस, वो द्वंद्व समास होते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि उम्मीदों, एक बच्चा कह रहा है कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। बहुत ही सुंदर मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। और हाँ, आपकी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 8:30 बजे क्लास है वो 8:30 बजे आपकी चलने वाली है, उसको भी ध्यान रखना है, इस क्लास को भी पढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चे, सब्जेक्टिव कब चलने वाली है मेरे बच्चे? 8:30 बजे चलने वाली है। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसमें से देखो, तो शुद्ध वाक्य होगा कि राम ने पुस्तक खरीदी, है ना। यहाँ नहीं वाला जो है ना वही इसमें का है ना। ये क्या हो जाएगा? राम ने पुस्तक खरीदी, क्या हो जाएगा सर? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सही बात है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण का हुई, तो तू कह दिया द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाए दूध, यानी कि जिसे नापा या तौला जा सके, वही हम लोग का क्या होता है सर? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मेरे बच्चे दूध हो गया, पानी हो गया, है ना, आपका पानी हो गया, आपका मेरे बच्चे क्या है सर? तेल हो गया, आपका क्या हो जाए? तिल हो गया, और आपका दही हो गया, है ना। ये जो वर्ड है वो क्या हो जाएगी? ये सब का सब क्या हो जाएगा सर? द्रव्यवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? बाबू जल्दी बता द। तो तू कहा कि सर जी सरल वाक्य है। कौन वाक्य है बाबू? तो ये सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? मेरे बच्चे सजीव के विलोम क्या होला? जल्दी से सर, सजीव का विलोम क्या होता है? तो आप कहोगे सजीव का विलोम सर निर्जीव होता है। मेरे बच्चे क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप पोल कराइए, क्लास में बच्चे बहुत सारा जुड़े हुए, लेकिन अभी 1900 और 1800 1700 दिख रहा है। एक बार पोल कराइए दोबारा, एक बार बच्चे दोबारा पोल करना, है ना। क्या आपने बच्चों को लिख दो कि क्या आपने क्लास को लाइक और शेयर किया? एक बार मेरे बच्चे दबा के लाइक और शेयर करो, हम देखना चाहते हैं। दोबारा पोल हो रहा है, सभी बच्चे लाइक और पोल करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। दबा के सेशन करेंगे भाई, दबा के सेशन करेंगे। चलो अगला, जयपूजी किसकी रचना है? जयपूजी किसकी रचना है? तो मेरे बच्चे क्या कहोगे? जल्दी आंसर करो फटाफट से। तो आप कहोगे सर गुरु नानक की रचना। एक बार दबा के सभी बच्चे तालियों के साथ जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से, जल्दी से। कह रहा है कि सर भोजपुरी गाना गाइए। सर आप भोजपुरी में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, भोजपुरी पढ़ाई। अच्छा भोजपुरी में पढ़ाई, ठीक बात, चलावा भोजपुरी में पढ़ाओ था नहीं। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। कहा था क्वेश्चन कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। वाह वाह क्या बात है, कि जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। यह किस कविता की पंक्ति है? बड़ा प्यारा सा लाइन है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो मेरे बच्चे आप क्या कहोगे? जल्दी बताओ। सभी बच्चे लाइक और पोल करेंगे, लाइक और पोल करेंगे मेरे बच्चे फटाफट से। सभी के सभी बच्चे लाइक और पोल करेंगे जल्दी से, और सेशन को शेयर करेंगे एक बार दबा के। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कहोगे राम नाम बिरथु जगी जनिमा, है ना। राम नाम बिनु ये राम नाम बिनु बिरथे जगी जनिमा। अगर मैं ये पूछता हूं कि इसके लेखक कौन है, तो क्या कहोगे? सर बाबू गुरु नानक हो जाए। ठीक बा, यानी कि गुरु नानक जी हो जाएंगे। ठीक है, डन। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है
अगला प्रश्न कह रहा है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं, किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो आप कहोगे सर प्रेम निरूपण संबंधी आपका है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर। चलो सभी बच्चे पोल करेंगे और लाइक करके शेयर करेंगे सेशन को। अगला कह रहा है कि इनमें से किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? अत्यंत प्रसिद्ध है तो आप कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, आपको सब कुछ आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? मेरे बच्चे रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? आप कहोगे सर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। कौन के थे सर? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। प्रेमघर वर्ड जो है ना इधर आ गया बा, ठीक बा। जल्दी से सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे। चलिए बहुत ही सुंदर, एक बार सेशन को शेयर करेंगे। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है भाई, आप रुक जाओ क्लास में। कह रहे कि बीड़ा किसकी किनकी रचना है? बीड़ा मेरे बच्चे किनकी रचना है? तो आप क्या कहोगे? सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना है? तो बाबू सुमित्रानंद पंत की। ठीक बा, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जलवा जब पूरे बिहार में मंटू सर के मारा चाहे देश गाली के बड़का आदमी बाटे जे मंटू सर के पीछा करके दिखाई। अरे मेरे भाई ये तब सब तुम लोग का प्यार है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुई रहे? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म लाइव में क्यों हो रहा भाई? कट करके फिर आया। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। क्या हो जाएगा सर? 23 दिसंबर 1908। लव यू बाबू मेरे, लव यू मेरे शेर, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा कह रहा है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। क्वेश्चन आउट करने का दम मंटू सर में होता है और हमें नहीं। अरे भाई क्वेश्चन आउट करने का नहीं यार मेरे बच्चे, ऐसे ही तुम लोग बदनाम कर देते हो। क्वेश्चन लड़ाने का है ना, ये कहो, आउट मत कहो, है ना, लड़ाने का कहो। अगला कह रहे कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा सर कुंवर नारायण की। आप देखोगे भाई इस बार की पेपर में भी जब तुम दाओगे ना तो तुमको देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में पेपर में जो है ना क्वेश्चन टच करेंगे, है ना। चलो अगला बाबू क्वेश्चन कहा था कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष बाबू कहाँ मिलते रहे? तो आप कहोगे सर घर के दरवाजे पे। क्या हो जाएगा सर? घर के दरवाजे पे। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला कह रहे कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? किस रूप में किया था? तो कहोगे सर पहल पुस्तिका के रूप में किया था। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। 50 क्वेश्चन हो गई। मैं चाह रहा हूं कि 50 क्वेश्चन पे आपकी वो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कर दूं। तो एक बार ये दिल वाली इमोजी भेजेंगे और एक बार सेशन को शेयर करेंगे। सिर्फ 30 से 40 बच्चे बाकी हैं। सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी अनाउंस करने जा रहे हैं। आपके लिए सबसे खूबसूरत सबसे बड़ी चीज लेके आने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपके रिजल्ट को एक बहुत अच्छा मोड़ देगा, यानी कि आप अपने रिजल्ट में एक बड़ा उछाल ले पाओगे। तो क्या आप सुनना चाहते हो? बस मेरे बच्चे 10 से 12 बच्चे बाकी हैं। मैंने कहा है कि जब तक हमारे क्लास में मेरे आंखों के सामने बच्चे 2000 दिखाई ना देंगे तब तक मैं वो चीजें नहीं आपके सामने पेश करूंगा। तो एक बार सारे बच्चे तालियों के साथ दिल भेज करके, इमोजी भेज करके और स्वागत करेंगे फटाफट से, और सेशन को शेयर करेंगे। अभी भी 10 से 12 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से फटाफट से लाइक और शेयर पे दबाएंगे बटन पे, जल्दी से फटाफट से, ताकि मेरे बच्चे मैं आपके लिए वो चीजें लेके आ सकूं जो आपके परीक्षा के लिए सबसे बड़ा खास हो सके। चलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जल्दी से, और मैं आपके सामने पेश करूंगा एक ऐसी चीज जो कि आपकी पूरी आपकी जो है ना वह खुशी, इतनी खुशी मिलेंगी जिससे आपको भाई, मैंने कहा था ना मैं आपकी पढ़ाई के लिए जी रहा हूं, मैं आपके जीवन के लिए जी रहा हूं। बहुत बढ़िया, 2000 बच्चे हो चुके हैं, 2000 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं सेशन में। एक बार इसी तरीके से जोर दिखाओ। अब मैं आ रहा हूं आपके एक नई स्लाइड की ओर, और मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं
आपके लिए एक सबसे खूबसूरत सा टेस्ट, यानी कि परीक्षा के एक दिन पहले जिस भी विषय की परीक्षा होंगी उस विषय के एक दिन पहले आप लाइव टेस्ट दोगे। लाखों बच्चे जुड़ करके टेस्ट देंगे। अगर उस टेस्ट में आप हिस्सा लेकर के टेस्ट देते हो तो आपको उसमें प्राइज भी दिया जाएगा। टॉपर जो बच्चे होंगे, फाइनल टेस्ट यानी कि प्रत्येक दिन आपकी 6 सब्जेक्ट का एग्जाम है, 6 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, 6 दिन टेस्ट होगा, और जो बच्चे 6 दिन में बेस्ट करेंगे उन्हें हम जो है ना उनको प्राइज भी देंगे। और ये चीज हम आपके लिए लेकर के आने जा रहे हैं, और ये प्रत्येक पेपर के एक दिन पहले होगा। यानी कि अगर हिंदी का पेपर 17 तारीख है तो 16 तारीख के पेपर होगा, लेकिन कब होगा, किस दिन होगा, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा, ये टेस्ट में आपको इनाम भी मिलेगी। लेकिन ये टेस्ट कहाँ होगा, कहाँ होगा मेरे बच्चे? ये वीडियो रुक चुकी है भाई, चल रही है, वीडियो रुक चुकी है, मेरे में रुकी हुई है भाई, मेरे में रुकी हुई है। इसका चार्जर लेके आओ भाई जल्दी से, मेरे में रुकी हुई है भाई। क्लास में बने रहना मेरे भाई। आवाज मेरे को मिल रही है, आवाज मेरी मिल रही है भाई। हालांकि इसकी सारी जानकारी हम दे देंगे, इसकी सारी जानकारी हम दे देंगे। एक बार देखना कहां से वीडियो रुकी हुई है, रुकना नहीं चाहिए भाई। ये इसी समय क्यों हुआ भाई? चलो, तो आपके लिए मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये टेस्ट जो होगी वो होगी विद्याकुल एप्लीकेशन पर। तो जितने बच्चे आप नहीं जुड़े हो, यदि विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो, तो आप इस क्लास के बाद से विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। यानी कि आपको 16 तारीख के पहले आपको विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट होगा, इसमें एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें बेहतर करते हो प्रत्येक सब्जेक्ट में, ये तो अच्छी बात है आपके लिए कि अगले दिन आपकी पेपर है, उसके एक दिन पहले आप टेस्ट दे पाओगे, और आपको ये अंदाजा उसी दिन लग जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी कहाँ पे हुई है। अगर कोई कमी होगी तो अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और परीक्षा में अच्छे से फोड़ के आओगे। जिस प्रकार से आपकी क्वेश्चन होंगी वो आपको एकदम बोर्ड के लेवल के तरीके से क्वेश्चन होगी। ये टेस्ट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप कितने बच्चे इस चीज से खुश हैं, एक बार तालियों के साथ मुझे बताएंगे। सब बच्चे बताएंगे, सेशन को शेयर करेंगे जल्दी से सभी बच्चों के साथ में। और ये जानकारी मैं चाहता हूं बिहार के हर एक बच्चों के पास में भेज देनी चाहिए आपको। और मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा इस पे, उस शॉर्ट वीडियो का स्टेटस आप सभी बच्चों लगाओगे, उसका लिंक, विद्याकुल एप्लीकेशन का लिंक आप जरूर करोगे। विद्याकुल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी डाउनलोड करना। अभी जो उसको लाइव जो है ना वहां पे अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि अभी मैं बोल रहा हूं उस समय। लेकिन जैसे तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि आपके लिए वो टेस्ट को मैं करा सकूं, और वो टेस्ट आपके वो टेस्ट मेरी होगी विद्याकुल एप्लीकेशन पे। यानी कि 17 को पेपर है हिंदी की तो 16 को टेस्ट होगी, 18 को पेपर है मैथ की तो 17 को टेस्ट होगी। इसी तरीके से आपकी पूरी टेस्ट होगी और फाइनल रिजल्ट की घोषणा होगी। जो बच्चे उसमें बेस्ट करेंगे उसको प्राइज भी दिया जाएगा। प्राइज क्या हो सकती है आप नीचे कमेंट करोगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे नीचे कमेंट करिए कि आपके लिए क्या करेंगे। बस ये समझो कि एक ऐसा प्राइज होगा, ऐसी प्राइज होगा जो कि आपकी 11वीं की पढ़ाई और आपकी 12वीं की पढ़ाई आसान हो जाएगी उससे। बस इतना समझ लो। अब इसके आधार पे तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, क्या मैं गिफ्ट दे दूं आपको। यानी कि जो टॉपर बच्चे होंगे उन्हें क्या गिफ्ट मिलनी चाहिए, मैं आप पे छोड़ता हूं। और आपको बहुत जल्द यानी कुछ घंटे या कुछ सेकंड के बाद इसकी भी जानकारी मेरे बच्चे इसकी भी जानकारी मेरे बच्चे आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, सब लोग खुश हो गए? तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे। जितने बच्चे विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए सारे बच्चे कर लेना विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। डन है? चलो सारे बच्चे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को एंड होने के बाद जाना डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है? टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, सबकी जानकारी जो है ना मैं आपको एक बार पुनः दूंगा अच्छे तरीके से। मैंने आपको ये अनाउंस कर दिया आज। बस इतना सोचो कि तुम्हारे लिए मैं लेकर के आ रहा हूं कुछ खास। ठीक है? डन है। अगला, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? मेरे बच्चे बताएंगे, कहेंगे सर सोफिया नाम था। क्या था? सर सोफिया। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर यहां छूट गया, कोई नहीं। चलो, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और संदर्भ के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो मेरे बच्चे आप क्या कहोगे सर सुमित्रानंद पंत की। और आज आपको सारी सब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं। 8:30 बजे मैथ की लॉन्ग क्वेश्चन होंगी, तो आपको क्लास में डट के खड़ा रहना है। हाँ,
डट के खड़ा रहना है, बहुत अच्छी गिफ्ट हमको देंगे। बस टेस्ट में सभी बच्चे इंस्टॉल करेंगे विद्याकुल एप्लीकेशन को, सभी बच्चे विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, सभी बच्चे स्टेटस लगाएंगे कि विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसमें टेस्ट होने वाली है मेरे बच्चे, उसमें टेस्ट होने वाली है, ठीक है। चलो उसमें आपको प्राइज भी दिया जाएगा, यानी कि आपको सब कुछ टेंशन नहीं लेना है। अगला, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो कहोगे सर भारतीयता नहीं दिखाई देती है, सबका रहन सहन पहनावा सब कुछ कैसा हो गया है, कैसा हो गया है मेरे बच्चे? तो कहोगे सब का सब विदेशी हो गया है, रहन खाना पीना सब कुछ विदेशी हो गया है। अगला बाबू, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो मेरे बाबू कहोगे सर इस दुनिया में जो है ना वह जन्म लेना व्यर्थ है, यानी कि जिनके नाम पे, जिनके जुबान पे भगवान राम प्रभु श्री राम का नाम ना हो, जिसके जुबान पे भगवान श्री राम प्रभु का नाम ना हो, उनके जीवन, उनका जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। उनका जन्म लेना क्या है मेरे बच्चे? व्यर्थ है। तो एक बार अपने भगवान श्री राम के लिए जय श्री राम जरूर लिखो मेरे बच्चे, जय श्री राम जरूर लिखो और सेशन को शेयर करो, सेशन में बने रहो बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और हाँ, कल कौन सी क्लास चाहते हो तुम लोग मेरे बच्चे? कल कौन सी क्लास चाहते हो ये भी मुझे बता दो फटाफट से कि कल कौन सी क्लास चाहते हो। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी की। किसकी है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी का है। अगला चलो, बच्चा कह रहा है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक अकेला मंटू सर ही काफी है बच्चों के जीवन संवारने के लिए। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। आपका ये प्रेम है, आपका ये प्यार है। इसी तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करो। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आगे की क्लास मिले। और ये आपकी क्लास तो यूट्यूब पे आपकी होंगी ही, लेकिन मैंने बहुत विचार किया, बहुत विमर्श किया कि मैं सोचा कि भाई एक बार टेस्ट आपकी एग्जाम देने से पहले अगर आप दे लेते हो, जिसमें लाइव टेस्ट होगी, उसमें रैंकिंग रिजल्ट सब कुछ आपको मिलेंगी, है ना, और उसमें आपको प्राइज भी दिया जाएगा आपको, यानी कि ऐसी प्राइज मिलेंगी जो आपके जीवन को, यानी कि जीवन का मतलब हो गया आप 11th में जाओगे अब इसके बाद, तो आपकी 11th की पढ़ाई उससे आसान हो जाएगी। वो गिफ्ट हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये वक्त कितने बच्चों को मिलेंगी, है ना, उसमें लाखों बच्चे होंगे। तो अभी तो लाखों बच्चों के साथ में आप बैठोगे, हजारों बच्चों लाखों बच्चों के साथ में टेस्ट में देने में बैठोगे, तो सभी बच्चे कर लेना इस क्लास को खत्म होने के बाद, ठीक है। चलो, जनता की रोक राह है, समय में ताव कहां? कह रहा है क्वेश्चन कि जनता की रोके राह, समय में ताव कहां? वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है। यह पंक्ति किसकी है? तो आप कहोगे सर जनतंत्र के जन्म की है। किसकी है? सर जनतंत्र के जन्म की है। ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा सर बी नंबर, ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलो अगला, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? मेरे बच्चे कुंवर नारायण जी के जन्म कब भई रहे? तो तू कहबा कुंवर नारायण जी का जन्म भई रहे सर 1927 ईस्वी में। मेरे बच्चे 1927 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हो चुका है? तो कहोगे सर मक्खी का हो चुका था। ऑप्शन मेरे बच्चे सर डी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सी है? मेरे बच्चे बताओगे तो कहोगे सर लोकायतन है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा ए नंबर। अगला, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर के सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो आप कहोगे सर ये पंक्ति जो है ना वह हिरोशिमा से लिया गया है। एक बड़ा ही प्यारा सा जो है ना वो आपके चैप्टर है। अगला मेरे बच्चे कह रहे कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए शब्द क्या है? तो जो मेरे बच्चे कविता रचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर कवि कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। एक ही क्वेश्चन को याद कर लो, आपको सब्जेक्टिव सब कुछ करने वाले हैं, आपको सब्जेक्टिव सब कुछ कराने वाले हैं। सेशन को शेयर करो, लाइक करो, क्लास में सिर्फ बने रहो, तब देखो कैसे आपको धमाल मचाते हैं भाई। इस बार आप ही इतिहास लिखोगे, ये हमारी गारंटी है। अगला, एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बाबू एक आंख से जो देख रहा है उसे कह रहा है कि है ना बराबर मानना। क्या होता है सर? बराबर मानना होता है। अगला कह रहे कि य र ल व क्या है मेरे बच्चे? तो ये आपका अंतः व्यस्त व्यंजन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला कह रहे कि यशोधारा का संधि विच्छेद मेरे बच्चे क्या होगा? यशोधारा का, तो कहोगे यशाधन धारा हो जाएगा, यानी कि यशोधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो, हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द कौन संज्ञा है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या आप सभी बच्चे एक बार जल्दी बताओ, एक बार पोल करना हमारे बच्चों के लिए, क्या आप सभी टेस्ट देने के लिए तैयार हो? क्या आप सभी विद्याकुल एप्लीकेशन पर टेस्ट देने के लिए तैयार हो? फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगी, परीक्षा के एक दिन पहले, यानी कि जिस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी उसके एक दिन पहले आपके टेस्ट होगी। इसकी टाइमिंग, इसकी क्या प्राइस मैं दूंगा, इसके अनाउंस करना बाकी है अभी। और कैसे क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन मतलब किस टाइप से होगा, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी जानकारी मिल जाएंगी। सभी बच्चे हाँ बोलेंगे, सभी बच्चे हाँ बोलेंगे। क्या यह जानकारी आप अपने दोस्तों साथियों में बताओगे कि मंटू सर ने विद्याकुल एप्लीकेशन पे बिहार के लाखों बच्चों के लिए जो इस बार पेपर देने वाले हैं उनके लिए जो क्या है टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा है, एक टेस्ट लेके आ रहा है जिसमें बच्चा अगर बेहतर करता है तो उन्हें इनाम भी मिलेगा ताकि उनके आगे की पढ़ाई बेहतर हो सके। सभी बच्चे तैयार हो? सबका यस आना चाहिए। क्या सभी बच्चे अपने दोस्तों साथियों में बताओगे? मेरी देखो मेरे बच्चे, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि मेरी ऐसा मानो कि मेरी इज्जत की सवाल है कि आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और अपने पेपर में बेहतर अंक लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरी इज्जत की परवाह नहीं है तो आप टेस्ट नहीं दोगे और एग्जाम में बेहतर नहीं करोगे। यदि आपके माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं है तो आप टेस्ट नहीं दोगे और एग्जाम हॉल में आप बेहतर रिजल्ट नहीं लेके आओगे। भाई अगर तुम जीवन में बेहतर करना चाहते हो, मेरे भाई अगर तुम जीवन में बेहतर करना चाहते हो तो आखिरी और अंतिम मौका आपको हम दे रहे हैं कि जिससे मेरे बच्चे आप अपने हाथों से तुम अपना भविष्य लिख दो। एक बार तुमसे ये टेस्ट लेंगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, पूरी फ्री माइंड होकर के बैठोगे, टेंशन नहीं होगा, क्योंकि जो हम आपकी टेस्ट करा देंगे उसी टाइप के तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होंगी ना। यानी कि जब यहाँ अपने रिजल्ट को आप बेहतर कर पाओगे, क्वेश्चन देख पाओगे, उसी टाइप की आपके एग्जाम में भी आपके टेस्ट होगी। तो मैं चाहता हूँ ये टेस्ट जो होगा वो बिहार के कम से कम जो है ना वो 1 लाख बच्चे दे। मैं 1 लाख बच्चों से कहना चाहता हूं, ज्यादा बच्चों के मैं नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं कि 1 लाख बच्चों को इसे आप ऐप को इंस्टॉल करवाओ और 1 लाख बच्चे टेस्ट देंगे और 1 लाख बच्चों में अपना रैंक ला के दिखाना। बिहार के सबसे बड़े सम्मान समारोह में आपको बुला करके आपको वो प्राइज देंगे जो आपके 11th की। मेरे बच्चे, यदि कोई मौका दे रहा है आपकी पढ़ाई के दम पे कि तुम यदि बेहतर कर सकते हो तो आप आने वाले अपने माँ बाप पे यदि डिपेंड नहीं रहोगे तो वो चीज़ें कितनी अच्छी बात है यार। मुझे अगर ऐसी बातें मिलती ना तो मैं तो पहले करता, है ना, मैं लग जाता, आज ही से लग जाता कि भाई देखो कितनी अच्छी बात है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो टेस्ट में भी बेहतर करोगे और रिजल्ट में भी बेहतर करोगे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा ना तो टॉपर ऑटोमेटिक बन के निकलोगे। समझ रहे हो? तो मैं बस ज़्यादा की चाहत नहीं, मैं चाहता हूं वो 1 लाख बच्चे देंगे पेपर, है ना, टेस्ट देंगे। बोर्ड एग्जाम में भले 16 लाख बच्चे पेपर देंगे, 17 लाख देंगे, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे लगभग 1 लाख बच्चे देने वाले हैं। तो तैयारी बड़ी मजबूत होनी चाहिए आपकी, तैयारी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए आपकी। सभी बच्चे इंस्टॉल करेंगे मेरे बच्चे और आप टेस्ट देंगे। अगला, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा सर संज्ञा पदबंध का, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, प्राइस क्या होने वाली है, टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी, सब कुछ होगा मेरे बच्चे। तो सेशन में लगातार कंटिन्यू बने रहो, समय बहुत कम है, लग जाओ अपनी पढ़ाई में। कह रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? मेरे बच्चे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बाबू में से बताओ एक बार जल्दी से फटाफट से। तो तू क्या कहवा कि राजा दशरथ के 3 रानियां थी, ये गलत है। कह रहे कि राजा दशरथ को 3 रानियां थे, ये भी गलत है। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, ये भी गलत है। अगला कह रहे कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, बहुत बढ़िया, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबधन किस विशेषण का उदाहरण है मेरे बाबू? सबधन कामना विशेषण का उदाहरण है। तो तू कहवा कि सर्वनामिक ऑप्शन नंबर हो जाए भाई, वी नंबर सही जवाब। अगला करे कि गोमल शब्द क्या है मेरे बच्चे? गोमल शब्द, तो कहवा सर गोमल आपका तत्सम शब्द हो जाए। ठीक बा, तत्सम शब्द हो, सही है, सही है मेरे बच्चे, एक बार बताओ। आगे चलो, क्या होगा मेरे बच्चे? कह रहे कि सबधन किस विशेषण का उदाहरण है? सबधन हो रहा है कि तो परिमाण होगा ना इसमें मेरे बच्चे, इसमें परिणाम होना चाहिए ना। चलो अगला, कह रहे कि उपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? भाई जो शब्द के पहले जुड़ता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उसे उपसर्ग कहते हैं, तो यह हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। डन है। अगला, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश बाबू तो कह दिया सर जी 2 प्रकार के होते हैं। भाई आज की क्लास में आपको गद्यांश भी सिखाऊंगा, वो ट्रिक मैं आज आपको बता दूंगा कि कैसे गद्यांश बनाओगे, कैसे गद्यांश बनाओगे मेरे बच्चे, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, तुमको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। अगला कह रहे कि सर्प शब्द में प्रत्यय कौन होगा? बाबू सर्प में प्रत्यय बताओ कि सर्प 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 में अ आ रहा है ना, तो आपका अप्रत्यय हो जाएगा। अगला देखो, अपमान के विशेषण बाबू का होई? अपमान के विशेषण तो कब अपमान के अपमानित होगा, अपमानित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी मान लेना, बी का इधर आ गया है ऑप्शन। अगला कह रहे कि सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति, सभापति तो क्या हो जाएगा सर? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ तो कह रहा है कि सर विशेषण, विशेषण पदबंध हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या होगा, क्या होगा मेरे बच्चे? सर विशेषण पदबंध होगा। अगला, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये मिश्र वाक्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? ये मिश्र वाक्य हो जाएंगे। अगला, आकाश शब्द का पर्यायवाची मेरे बच्चे क्या होता है? आकाश के पर्यायवाची क्या होला? तका दवा नभ व्योम, है ना, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर। अंधकार शब्द का विलोम बाबू का होई? जल्दी बताओ तो फटाफट से। तो तू कह सर अंधकार के हो जाए क्या चीज? प्रकाश हो जाए। ठीक बा, क्या हो जाएगा सर? प्रकाश होगा। अगला, शिव का उपासक करने के लिए वो शब्द कौन होई? तो शिव के उपासक करने के लिए मेजबत क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन हो जाएगा सर वी नंबर, ये सेव हो जाएगा, है ना। अगला, घी के दिए जलाने का मुहावरा कोई कहता है ना आपके गांव में, हम लोग के गांव में, या फिर जो भी घर में कहता है कि किसी को गया रे उसके घर तो घी के दिए जल रहे हैं, है ना। तो घी के दिए मतलब क्या है? अप्रत्याशित या लाभ या प्रसन्नता, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। अगला, सोना धातु कौन सा लिंग है? सोना, सोना जो हो जाएगा, सोना कौन? धातु वाला, सोना धातु यानी सोना सोने वाला नहीं, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। डन है। घड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा होती है मेरे बच्चे? घड़ी में कौन सी संज्ञा होती है? तो घड़ी देखो जातिवाचक होती है। देखो घड़ी कहे तो, बस कहे तो, देखो घड़ी जब भी किसी का नाम न दिया जाए, है ना, किसी का नाम, जैसे मान लो कि घड़ी, तो घड़ी में क्या हो रहा है? इसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो जहां से बाबू पूरा जाति के जब बोध होला ना, तो कहला जातिवाचक संज्ञा। ठीक बा, का कहा जाला? जातिवाचक संज्ञा, जहां पे पूरा जाति भर के बोध होगी और जहां पे एगो विशेष पार्टिकुलर नाम रख दिया जाओ। ठीक बा, जैसे मान ले कि सोनाटा घड़ी आवेला पहले से, ठीक बा, तो नाम रख दिया सोनाटा घड़ी है, या फिर जो भी है उस घड़ी का वाचक का नाम दे दिया जाए, तो आपका वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। कोई बस है, केवल बस कहा जाए तो जातिवाचक है, और बस के यदि नाम दे दिया जाए कि ये बस, तो फिर वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, है ना। समझ गए क्या होता है? यानी कि देखो व्यक्तिवाचक वही कहता है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जाति, पूरे जाति को जिसमें बोध उसमें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें भाव का बोध इसमें बुढ़ापा, है ना, क्या हो जाएगा सर? भाववाचक हो जाएगा। समूहवाचक क्या होता है? जिसमें झुंड का बात किया जाए, समूह की बात किया जाए, जैसे कि आपका मेला हो गया, बाजार हो गया, इसमें क्या है? झुंड दिखती है, तो झुंड या भीड़ को क्या कहते हैं सर? हम कहते हैं उसे समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिससे नापा या तौला ना जा सके, सॉरी, जिसे नापे या तौला जाए, है ना, परंतु गिरा ना जाए, जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब कुछ, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? क्या होगा मेरे बच्चे? आप कहोगे फटाफट से, आप क्या कहोगे? एक बच्चा कह रहा है सर टेस्ट वाले ऐप कहां से डाउनलोड करेंगे? भाई आप प्ले स्टोर पे जाओ, चाहे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आपको जो होगा वो विद्याकुल एप्लीकेशन आप सर्च करोगे, विद्याकुल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे, अपना नंबर से उसे वेरीफाई कर लोगे, ठीक है, OTP से, और उसके बाद से मेरे बच्चे वेरीफाई जैसे ही कर लोगे, वहाँ पे क्लास 10th सेलेक्ट कर लेना अपना, और जब ये लाइव टेस्ट होंगी, यानी कि वहाँ पे बैनर वगैरह दिखने लगेगी, अभी नहीं दिखेगी कुछ, अभी तो मैंने अनाउंस कर दिया है कि ये चीज़ें आने वाली है। ठीक है, यानी कि परीक्षा से पहले आपको ये मैं बता दूंगा, मैं दोबारा जब बोलूंगा ना, मैं तो अभी क्लास में बता रहा हूं, ठीक है, ये क्लास में बता रहा हूं कि मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहने का मतलब है कि मैं ये चीज आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। डन है, यहां तक तो फिक्स हो गई कि मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, लेकिन ये सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत जल्द आपको समझा देंगे कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या चीजें होंगी, वो सब कुछ समझा देंगे अगली सेपरेट वीडियो बना करके। डन है, बताओ डन है? यस, तो सभी बच्चे पहले डाउनलोड करके रख लो, हम बता देंगे आपको क्या क्या करना है। डन है, आगे। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बाबू का हो, तो जेठ के हो जाए जेठानी, ऑप्शन नंबर
सी। अगला, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी में, तो बखूबी में हो जाएगा सर अव्यय भाव, जिसमें अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, है ना, यदा कदा, ये सब का सब क्या हो जाएगा सर ये आपका अव्यय भाव हो जाएगा। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं? रमेश आ रहा होगा, तो आप कहोगे सर ये जो है ना आ रहा होगा यानी कि क्या है? आ रहा होगा। अब देखो आ रहा होगा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई साहब इसमें तो भविष्यत होगा, लेकिन नहीं, ये रमेश आ रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा, है ना। तो आप संदिग्ध वर्तमान काल देखो, भूतकाल भविष्यत काल दिया गया है ना। यहां पे कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा, रमेश जा रहा होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या होगा? वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल के रूप में माना जाता। अगला, मंगमा को किससे विवाद था? सबको पता है कि मंगमा के केकरा से विवाद है, तो अपने बहू से विवाद था मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। अगर ये पूछ देता है मंगमा के बहू का क्या नाम था, तो कहोगे सर नंजमा था। सीधी सी बात है सर, एक एक पॉइंट याद करो, क्या नाम था सर? कल सुबह क्लास होगी, कल सुबह, हाँ भाई क्लास होगी, सब्जेक्टिव की क्लास होगी, सोशल साइंस की, है ना। सोशल साइंस की डिसाइड हमने किया ना, हाँ सोशल साइंस की क्लास होगी कल सुबह। आज सुबह नहीं हो पाएगी क्योंकि एक वीडियो चल गई थी, उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो गई, है ना। एक वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था, जो आपने आगने वाले बच्चे हैं इस बार जो पेपर देने वाले उन बच्चों के लिए, है ना। तो इसलिए आपको 8:30 बजे वही क्लास आपको हम लेकर के फिर से आने वाले हैं। और सुबह में क्लास होगी मेरे बच्चे, सुबह में आपकी क्लास होंगी, सुबह में 6 बजे आपकी क्लास होंगी, जो कि सामाजिक विज्ञान की होंगी, सामाजिक विज्ञान की होंगी, ठीक है मेरे बच्चे। सामाजिक विज्ञान की होगी, वो भी क्या होगी सर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको अपडेट मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना सर सामाजिक विज्ञान लेके आइए, यही कहा था ना आप लोगों ने, है ना। तो उस सेशन को भी शेयर करना, इसे भी शेयर करना, आप लोग देखना है ना, डन है। चलो आगे, करके किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? भाई नींद, लक्ष्मी को ये लग रहा था यार इस समय भी बाढ़ आ जाएगी, तो इसके कारण क्या था सर? नींद नहीं लग रहा था, ठीक है। लक्ष्मी किस कविता की, ये किस कहानी की पात्र है? तो कहोगे सर ढाते विश्वास की। ढाते विश्वास का लेखक कौन है ना? तो सातकोड़ी होता जी। सारी पॉइंट याद करके रखना है, मैं सब कुछ बता रखा हूं आपको। अगला, कह कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? बाबू सातकोड़ी होता के जन्म कब भई रहे? सातकोड़ी होता के बाबू जन्म कब भई रहे? तो कहिए सर जी 1929 ईस्वी में भई रहे, यानी ऑप्शन हो जाए सर जी सी नंबर। कर कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहाँ काम में लगे हुए थे? तो माँ के दोनों बेटे जो है ना वो पढ़ लिख करके शहर में काम में लगे हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर एक सही जवाब, ठीक बा बाबू। चलो, मंगू कितने वर्ष की थी? तो मंगू लगभग 12 वर्ष की थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि मंगू की कौन सी बीमारी थी, क्या तुम मेरे बच्चे बता सकते हो कि मंगू की कौन सी बीमारी है? एक बार मेरे बच्चे बताओ कि मंगू की कौन सी बीमारी थी, तो कहोगे सर मेनिंजाइटिस रोग थी, ठीक है। कौन सी? मेनिंजाइटिस रोग थी। अच्छा हाँ, पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था ना, सॉरी यार मेरे बच्चे। मंगू जन्म से पागल थी, ओहो जन्म से पागल और गूंगी थी, सॉरी मेरे बच्चे। मंगू जन्म से क्या थी? सॉरी, मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी, ठीक है। पागल और गूंगी थी, ठीक है। जन्म से पागल और गूंगी थी, डन। अगला, कह रहे कि मैदूरे पांडियों लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर वी नंबर। अगला, कह रहे कि बल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? वही पापाती नाम था। क्या नाम था मेरे बच्चे? पापाती नाम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? ये क्वेश्चन बड़ा हटके है। पीले रंग की साइकिल है ना, पीले रंग की साइकिल। और ये क्वेश्चन समझो कि इस बार आपके पेपर में छप ही जाएगा, समझ रहे हो मेरे बच्चे। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करना। अगला, करके सीता क्या देख करके रुआंसी हो गई? तो मेरे बच्चे अगर बात किया जाए सीता क्या देख करके, तो सीता जो है ना काला ओढ़ना देख करके रुआंसी हो गई थी। क्या देख करके? काला ओढ़ना। किधर है? ऑप्शन नंबर डी में काला ओढ़ना इधर आ गया है, समझ रहे हो। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। अगला देखो, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की पत्नी का नाम था भंवरी। क्या नाम था सर? भंवरी। ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाए। हेड नर्स का नाम क्या था? जो उसमें का हेड नर्स थी, तो हेड नर्स का नाम था जिम्मी नाम था। क्या था? ये पपाती वाली कहानी है ना, ये आपके सॉरी मंगू वाली।
मिरांडा, जिम्मी नहीं मिरांडा नाम था ना मेरे बच्चे, मिरांडा नाम था ना उसको, मिरांडा नाम था। ऑप्शन नंबर बी होगा, समाप्त करना मेरे बच्चे। हेड नर्स आपका मिरांडा नाम था, है ना। जब गाया गया था ये का नगर कहानी का है ना, जब गई थी उसको इलाज कराने के लिए पपाती को, तब। चलो अगला कह रहे कि वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किस जीवन में पहली बार हुआ। तो आप कहोगे सर पुत्र को। कह रहे कि वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ। अच्छा, किसे हुआ था, तो हाँ पुत्र को ही हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। तो लगभग जो है ना 200 से करीब, 200 से ज्यादा लोग जो है ना कमरे में क्या होते हैं सर, खचाखच भर। कब, लक्ष्मी वाली कहानी में। ठीक है मेरे बच्चे। अगला कह रहा कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। तो श्रीनिवास बाबू आप कह दिए फटाफट से सर, कन्नड़ के। हाँ, श्रीनिवास क्या है, कन्नड़ के, जिसके लेखक कौन है, ये कहानी कौन सी कहानी है वो, तो कहोगे सर दही वाली मंगमा है। क्या हो जाएगी सर, दही वाला में। 99 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन, अच्युत किसका बेटा था। तो कहोगे सर अच्युत जो था वो लक्ष्मी का बेटा था। किसके बेटा था सर, लक्ष्मी का बेटा था। ये सब 100 नंबर, ये सॉरी आपकी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गई, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गई मेरे बच्चे। 100 क्वेश्चन, 100 में आप कितने प्रश्न का जवाब दिए। अब आप एक बार पानी मंगवाना, एक बार मेरे बच्चे आप तालियों से स्वागत करिए, आप तालियों से स्वागत करिए किसकी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और एक बार सेशन को शेयर करो मेरे बच्चे, एक बार सेशन को शेयर करो, तालियों के साथ स्वागत करिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अब तालियों के साथ स्वागत करो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मेरे बच्चे, ठीक है। यस, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने जा रही है मेरे बच्चे, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने जा रही है। एक बार शेयर करो फटाफट से सेशन को। एक बच्चा कह रहा है कि नशा शराब का हो या मोहब्बत का। एक बच्चा कह रहा है, बहुत ही सुंदर सी लाइन है, क्या कह रहे हो भाई। एक बच्चा कह रहा है कि नशा शराब का हो या मोहब्बत का, नशा शराब का हो या मोहब्बत का, दोनों। अच्छा जी, 1 मिनट, गलती हुई मेरे से, ठीक है। ये बार बार हो जाता है मेरे से, जब भी मैं कोई शायरी आप लोग लिख के भेजते हो तो मेरे को पढ़ने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। कह रहा है कि नशा शराब का हो या मोहब्बत का, नशा शराब का हो या मोहब्बत का, दोनों होश उड़ा देती है। फर्क बस इतना है कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। इस बात पे ताली हो जाए मेरे बच्चे। चलो, ऐसे बस मजाक करने के लिए आपके सामने ये चीज़ें बच्चे लिखते हैं, देख रहे हो, तो आपके सामने मैंने पेश कर दिया। चलो, मैं सब्जेक्टिव के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, डन है। एक बच्चा कह रहा है कि अर्ज किया है, ना बुलाने पे आएगी ना मनाने पे आएगी, ये नींद है जनाब, जब पढ़ने बैठो तभी आएगी, लेकिन इस समय यदि नींद आएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। चलो सभी बच्चे तैयार हो, सभी बच्चे तैयार हो सेशन को लाइक करके। यस, सभी बच्चे तैयार हो, एक बार मुझे बताना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सभी के सभी बच्चे तैयार हो। यस, चलो तो बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर और देखते हैं आपका सब्जेक्टिव क्या है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो आसानी से कर लोगे, 100 में 50 क्वेश्चन, डन है जी, डन है जी। चलो ये बढ़ते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बार देखना भाई, ये चीजें बच्चों को कट रहा होगा, इसको सही से सेट करना चाहिए ना तुम्हें। चलो कोई नहीं, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। चलो देखो, बताओ ये अब सही दिख रही है, दिख रही है सही, और सर बड़ा कर दे, सही बात है, ठीक है। चलो मेरे बच्चे अब दिख रही है, डन है। ये सबको करना पड़ेगा भाई, अच्छे से सेट नहीं किया हो। चलो कोई नहीं, अब देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एग्जाम में जब जाओगे पेपर देने, उसको छोड़ दो मेरे भाई आप, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा सर, गद्यांश पूछा जाएगा। अच्छा ये बात तुम्हें अब देखो सावधानी से समझना, गद्यांश पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का मेरे बच्चे, तो कहोगे सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और 20 मार्क्स का मैं ट्रिक बता दूं, सब लोग कहते हैं कि देखो पेपर में भी आता है, कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 10 नंबर आपको एक गद्यांश से मिलेगा और एक गद्यांश और बनाने को बोलेगा, जिससे 10 नंबर और मिलेगा, यानी कि 20 नंबर बोलेगा। तो ये कहता है कि गद्यांश को पढ़ो फिर जवाब दो। हम कहते हैं कि ना, गद्यांश को नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है। मेरा थोड़ा सा तरीका ही अलग है ना, मैं उल्टा सोचता हूं कभी कभी, समझ रहे हो। तो इस गद्यांश को पढ़ना नहीं है। कुछ लोग आपको आएंगे पूरी गद्यांश को पढ़वाएंगे कि पढ़ो और तब आंसर करो। मैं करता हूँ ना रे भाई, इसको गद्यांश को तू मत पढ़ना। तो कैसे बनेगा सर, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, गद्यांश को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ के भी आप जवाब दोगे कैसे, देखो ध्यान से। ये गद्यांश है, इसका देखो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारी संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण कौन करता है। पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, 5 पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो पहले लाइन में ही मिल जाएगा। देखो कह रहा है कि हमारी संस्कृति परंपरा एवं मूल्यों का संरक्षण पुस्तकालय में करता है। और देखो लाइन पढ़ो इसमें, किसी भी राष्ट्र का संस्कृति परंपरा या मूल्यों का संरक्षण वहां पुस्तकालय करता है। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया सर, पहले लाइन में मिल गया, ये हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। गद्यांश नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, एकदम लॉजिक सीखो, बढ़िया से सीखो, क्योंकि ई लॉजिक जौन बा वो केहू तारा के नाम बताई, ठीक है। उसको देखना भाई, आवाज मुझे रख रहा, ठक ठक कर रहा, पूरे तूने फूल कर दिए हो तो अच्छी है। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में कौन कौन से पुस्तकालय थे, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरे या तीसरे लाइन में मिलेगा, यानी कि इसके पहले तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, अब इसके बाद ही पढ़ना है। अब देखो इसके बाद पढ़ो, तो यहां देखो दूसरे तीसरे लाइन देखो, पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का भी जीता जागता उदाहरण है, यहाँ शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है। नालंदा विश्वविद्यालय की समिति वहां पुस्तकालय का कम महत्वपूर्ण योगदान है। उसके परिसर में देखो यहाँ पे रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदक्षी नाम का पुस्तकालय है। बस ये वाली आपके आंसर हो गए सर दूसरे वाली में, ठीक है। देखो ये आंसर था, देखो दूसरे लाइन में आपको मिल गया। दूसरे यानी कि देखो पहले लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, दूसरे या तीसरे या चौथे लाइन में आपको किससे मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय का निर्णायक योगदान किन क्षेत्रों में रहा है। तो आंसर क्या है कि विश्व के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में पुस्तकालय का योगदान रहा है। तो यहां तक जब आपने पढ़ा ना, यहां तक यानी कि यहां तक मिला था, अब इसके बाद पढ़ना है, अब इसके क्या करना है, बाद देखना। इसके ऊपर आंसर मिलेगा नहीं, उसको ढूंढना ही नहीं है। देखो कितना लॉजिक तरीका है, इसके बाद ही आंसर मिलेगा। अब ढूंढो कहाँ है, देखो उसके बाद देखो यहाँ पे ये कितना, ये 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखो, उसकी प्रसिद्धि में पुस्तकालय का योगदान निर्णायक रहा है। हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे कहोगे, देखो यहां से मिलेगा आपको 3 नंबर का, कहोगे कि विश्व में जो भी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं, उसका प्रसिद्ध पुस्तकालय का योगदान निर्णायक रहा है। यानी कि तीसरे प्रश्न का जवाब आपको यहां से शुरू होकर के यहां तक मिलेगा। और चौथे का जो आंसर मिलेगा ना, तो इसको ऊपर नहीं मिलेगा, अब नीचे में मिलेगा। अब 2 को लाइन है ना, 3 को लाइन, इसी में मिलेगा। तो मैं क्या कहता हूं भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, गद्यांश नहीं पढ़ना है, सिर्फ तुम्हें क्या पढ़नी है, सिर्फ तुम्हें क्या पढ़नी है मेरे बच्चे, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर ऑटोमेटिक ढूंढने को मिलेगा। देखो चौथा देखो, कब पुस्तकों का संग्रह करना साधारण बात नहीं है। तो अब देखो आंसर क्या लिखे हुआ है कि मुद्रण कला के आविष्कार के पूरे पुस्तकालय का संग्रह करना साधारण बात नहीं है। अब क्या करोगे, उसके बाद देखो आप सिर्फ संग्रह ढूंढना, देखो उसके बाद वाले लाइन में ये है, यहां तक इसके बाद ही ढूंढना। देखो संग्रह कहीं ढूंढो, कहीं दिख रहा है, यहां पे देखो संग्रह है ना, यहां पे मिल गया। अब यहां से देखोगे ना, तो इसके बाद वाला है ना, इसके अतिरिक्त विद्वानों को भी अपने अपने निजी पुस्तकालय होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूरे पुस्तकालय में क्या है, संग्रह करना साधारण बात नहीं थी। लो ये चौथा आंसर मिल गया। इसी तरीके से आंसर को क्या किया जाता है सर, ढूंढा जाता है। चौथा क्या हो गया। पांचवा का हम बात करते हैं, पांचवा क्या रहा है, साहित्य की असीमता की रक्षा किस प्रकार होती है। तो उसके बाद ही मिलेगा। तो साहित्य की असीमता आपको खोजना है, यहां ऊपर नहीं खोजना है। बार बार इसमें पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है भाई, यदि आंसर यहां तक हो गई है ना, तो उसके बाद आंसर मिलेगा। देखो अब इसके ऊपर नहीं जाना है तुम्हें कभी भी। एक भी लाइन मैंने नहीं पढ़ा है कभी,
गद्यांश मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, सबके आंसर आप कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ढूंढो कि इसके नीचे देखो, आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति होती है उतनी सीमित। देखो देखो कहाँ है भाई, तैयारी भारत में किस पुस्तकालय का संपूर्ण विश्व में अलग स्थान रखता है। देखो यहाँ पे मिल गया। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, असीमिता साहित्य की असीमता रक्षा पुस्तकालय से ही होता है। रक्षा स्थिति पुस्तकालय में, यहाँ पे देखो डन है। देखो अब देखो एक चीज देखो, जब यहाँ पे देखो ये नीचे जब देखोगे ना तो वह कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। डन है। तो इसके नीचे जो अब तो लाइन है नहीं, तो अब क्या करना, अब स्टार्ट करना ऊपर वाले लाइन से। अब देखना हो सकता है कि अब ऊपर वाले में दिया गया हो, ये कभी कभी ऐसा होता है, माइनर मिस्टेक होता है। माइनर मिस्टेक नहीं बोलते हैं, मतलब माइनर कभी कभी ऐसा होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर यहां तक मिला, दूसरे का आंसर इसके बाद मिला, तीसरे का आंसर इसके बाद, चौथा का आंसर इसके बाद मिला, पांचवें का आंसर नीचे देखेंगे मिला तो मिला, नहीं मिलेगा फिर अब ऊपर चढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे किसी भी राष्ट्र का संस्कृत परंपरा मूल्यांकन संरक्षण वहां पुस्तकालय में करता है, बस हो गया। यानी कैसे जाना, ऐसे गोल गोल घूमना है, तुम्हें गोल गोल घूमना है, ऐसे यहाँ जाना है ऊपर, यहाँ से घूमना, फिर यहाँ से घूमना, फिर यहाँ से घूमना, फिर यहाँ पे आ जाना है, फिर ऐसे आपको गोल गोल घूमते रहना है। देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से करोगे। देखो कितने सेकंड लगेंगे मेरे भाई, आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं, अगला मैं सब कुछ बताऊंगा। एक देखो और, ठीक है, और देखो इसको मैं छोटा कर रहा हूं, इसको देखो, सही है। चलो ये देखो, अगला एक और क्वेश्चन है, अगला एक और गद्यांश है, क्योंकि तुम्हें 2 गद्यांश बनाना होगा। अब इसको भी तुम देखो, इसको भी गद्यांश नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना, आंसर क्वेश्चन पे जाना है। इसका क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि नील उत्पादक किसानों की स्थिति कैसी थी। तो तुमको क्या करना है, इसमें नील उत्पादक किसानों की स्थिति देखना था। देखो पहले प्रश्न का उत्तर पहले या दूसरे लाइन में ही मिल जाएगा। मैंने क्या कहा था, देखो बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बहुत ही, यहाँ पे यही एक ही में सट गया, बहुत ही क्या थी सर, दयनीय थी। बस मिल गया आंसर। अब उसको देखो, आंसर यही है, नील उत्पादक किसान में क्या थी, स्थिति दयनीय थी, लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। अब उसके बाद ही मिलेगा, देखो उसके बाद मिलेगा, कहां है, देखो अब नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, इसको अब देखना। अब इसके बाद ही ढूंढना, इधर नहीं पढ़ना है आपको। देखो अब यहाँ पे देखो नील की खेती, देखो यहाँ पे नहीं करना चाहते थे, एक लाइन ढूंढो। देखो नील की खेती, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अब इसके आगे बढ़ो, यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, किसान नील की खेती यहाँ पे क्या है, नहीं करना चाहते। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। यद्यपि क्योंकि क्या है सर, इसकी भूमि की उपजाऊ क्या हो जाती है, कम हो जाती थी। यहां तक तुम लिख दोगे, सही बात है, क्या करोगे, यहां तक हो जाएगा। अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, डन है। मैं और भी प्रश्न आपको बताऊंगा, सब कुछ पहले गद्यांश बनाने को सिखा दो, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है ना, अब ऊपर नहीं पढ़ना है, कभी इसके नीचे ही देखना है, कहां है। तीसरा देख लेता हूं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1908 ईस्वी में क्या सुधार लाने की कोशिश की गई थी। अब देखना है उसके बाद सुधार जो है ना, कहीं पे बात की गई है या फिर 1908 वाला अंक चेक करना है ना। कॉमन चीज आपको ढूंढ लेना एक, ठीक है, और उसके बाद बढ़ना है। देखो अब इसके बाद देखो यहीं से है, 1908 ईस्वी में तिनकठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी। हो गया, अब ये हो गया आपका चौथा वाला आंसर, यहीं पे मिल गया, सही है। ये चौथा था ना, तीसरा था, ये तीसरा था, ये तीसरा हो गया। चौथा का आंसर क्या होगा, अब इसी के नीचे ही मिलेगा, ऊपर नहीं मिल सकता है। अगर मिलेगा भी तो ये खत्म हो जाने के बाद फिर ऊपर चढ़ेंगे, समझ रहे हो, ये लॉजिक है, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये ध्यान देना। चौथा देखो, कह रहा कि कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन किसने शुरू किया या कर दिया। तो कृत्रिम नीले रंग आप ढूंढो उसके नीचे, तो देखो ये है, अब इसके नीचे ढूंढो, इसमें कृत्रिम केवल ढूंढो, पढ़ना नहीं है भाई, ये कभी वर्ड नहीं पढ़ना, छोड़ो, केवल कृत्रिम ढूंढो। तुम्हें कहां दिख रही है, दिख रही है कहीं, यहां दिख रही है, देखो कृत्रिम दिख रही है। तो इसके आगे की लाइन और इसके माने बाद के वाक्य, पीछे के वाक्य, इतना ही पढ़नी है। तो देखो यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, और यह राशि बहुत ही कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। हो गया, यही तो आंसर था इसमें,
शुरू करते कर दिया था, आंसर बन गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया सर, चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक मिल गया। तो पांचवा का आंसर कहाँ मिलेगा बोल मेरे भाई, कहोगे सर पांचवा का आंसर अब इसी के नीचे मिलेगा, और नहीं तो पांचवा के ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा। देखते हैं, चलो पांचवा क्वेश्चन क्या है, चंपारण के बागान मालिक क्या महसूस करने लगे। तो बागान मालिक या चंपारण ढूंढो, इसके नीचे ढूंढना, उसके ऊपर मत पढ़ना। देखो चंपारण कहीं लिखी गई है, यहां है। देखो चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटों को किसान पर लादना शुरू कर दिया। बस हो गया, ये वाली आंसर तुम जो है ना वो लिख दोगे, आपका आंसर पांचवा जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बस इतना तुम काम कर दोगे, है ना। क्या महसूस करने लगे कि अब उसका मुनाफा नहीं होगा, उतना ही वर्ड लिखना है, मुनाफा नहीं होगा। इस तरीके से तुम दोनों गद्यांश बना दोगे और आपको 20 नंबर मिल जाएगा। आपको ना गद्यांश पढ़नी है ना कुछ पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर कर देना है। सही बात है, बोलो एक बार सही बात है, एक बार मेरे को बताओ सही बात है, पढ़ के आंसर कर दोगे। बच्चा कह रहा है कि सर अब हम कर लेंगे, कर लोगे, यस। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको पूछा जाएगा सर आगे 3 नंबर में निबंध, यानी कि निबंध कैसे। तो कौन कौन सा निबंध है मैं आपको बता देता हूं, गेस कर रहा हूं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है किस पर आपके पेपर में आएगा। कौन का निबंध है, ध्यान से सुनना, है ना। क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना अच्छे से। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, 8:30 बजे क्लास चलने वाली भाई मैथ की लॉन्ग क्वेश्चन की, उसको भी ध्यान देना है। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन में, निबंध में मेरे प्रिय खेल में आपसे कहेगा किसकी भूमिका लिखो, कहेगा कि खेल का महत्व क्या होता है, खेल से लाभ क्या है, खेल से हानि क्या है, और इसका उपसंहार क्या है। मेरे बच्चे इतना आपको लिखना होगा, आपको ये पढ़ लेना है, याद कर लेना, पहले भी पढ़ा दिया गया है। यानी ये समझो कि मेरा प्रिय खेल में से कुछ भी आ सकता है। अब मेरा प्रिय खेल क्रिकेट आ सकता है, मेरा प्रिय खेल फुटबॉल आ सकता है, मेरा प्रिय खेल हॉकी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब मेरा प्रिय खेल से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। डन। एक आ सकता है आपका होली पे, जिसमें भूमिका लिखना, मनाने की तैयारियां, अंतर कथा, लाभ हानि या फिर उपसंहार। अब इससे देखो होली यानी कि कोई पर्व पे जरूर आएगा। अब कोई पर्व यानी कि होली की जगह दिवाली आ सकता है, ईद आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब पर्व पे एक जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ करके समझ करके जरूर जाना है, ये पढ़ा दिया गया है, आपको टेंशन नहीं रखना है। एक आ सकता है आपका वृक्षारोपण पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मुझे लग रहा है वृक्षारोपण पे आना चाहिए आपके एग्जाम में। समझो ऐसा मैं इसे आउट कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ। आपकी इसकी भूमिका लिखनी होगी, वृक्ष की महत्व लिखना होगा, वृक्ष से लाभ और कटाई और प्रतिपूर्ति और उपसंहार, ये आपको लिखना होगा, आपके पेपर में ये पूछा जाएगा, तो ये आपको लिखना होगा। डन है। अगला निबंध है स्वामी विवेकानंद पे। ये विवेकानंद पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको भूमिका, विवेकानंद के विचार, विवेकानंद के द्वारा चलाया गया धार्मिक सांस्कृतिक जन जागरण अभियान और निष्कर्ष, ये लिखना होगा। एक और महात्मा गांधी पे, अब महात्मा गांधी के अलावा कोई और भी महापुरुष पे आ सकता है ना, वो भी याद करें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पे भी आ सकता है, समझ रहे हो, राजेंद्र प्रसाद पे भी आ सकता है। तो जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति पे लिखोगे और एक व्यक्ति को यदि याद है तो अगले महापुरुष पे भी आप उसी ढांचा से लिखोगे, केवल उनकी जीवनी अलग अलग होगी। इनमें इसकी भूमिका क्या है, बाल्यकाल क्या है, राजनीतिक इनका क्या था, महत्ता क्या था, उपसंहार क्या है, आपको ये लिखना होगा। आपको टोटल ये 10 नंबर मिल जाएंगे। यानी अभी तक आपने कितने नंबर की तैयारी है यहां से देख लिया। तो मेरे बच्चे आपने देखा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिलेगा, प्लस में 20 नंबर गद्यांश से मिलेगा, 10 नंबर आपको निबंध से मिलेगा। टोटल आपने अभी 80 नंबर की तैयारी जो है ना यहाँ से कर लिया, अगर यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ाई यानी कि समझ लिया तो। अब आता है 5 नंबर का आपको पत्र लिखना, यानी कि आपको बाकी कितना है यहाँ से सर 20 नंबर का, और तो 20 नंबर में क्या क्या होता है, 5 नंबर का पत्र होता है। पत्र कैसे लिखा जाता है, कौन सा पत्र इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान से आपको समझना होगा। एक बार बच्चों सेशन को प्लीज मेरे बच्चों सेशन को शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है।
क्या होगा, हाँ स्लाइड ऊपर करना। चलो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, स्लाइड को चलो डन है, ठीक है, ठीक है। कट नहीं रहा है ना मेरे भाई, अच्छा नीचे कट रहा है, ऐसे कर देते हैं, कट रहा है तो चलो हो गया, हो गया। चलो मेरे बच्चे यहां पे देखो, हो गया। इसको ऊपर का वाली चीजें हटा देते हैं ताकि आपको दिखे, ये देखो सही है भाई। ऑपरेटर महोदय आपको मैंने बोला था पहले सजा के रखना यार, अब क्लास में कितनी परेशानी हो रही है बताओ। चलो कोई नहीं, एक होता है मेरे बच्चे पूछा जाता आवेदन पत्र। देखो पत्र जो होती है वो 2-3 तरीके से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, आवेदन पत्र जो होगा वो कितने नंबर का पूछा जाता है मेरे बच्चे, वो आपको 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो होता है आवेदन पत्र, लेकिन आवेदन पत्र का लिखने का ढांचा अलग होता है, इस ढांचा को समझना है। जैसे मान लो कि प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि ये गारंटी है कि छुट्टी प्राप्ति हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र को लिखिए। क्या करोगे, छुट्टी प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखना अपने प्रधानाध्यापक के पास पे। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में ये दे सकता है कि शादी में जाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, या आपको बुखार हुआ है तो 2 दिन के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ये पूछ सकता है। तो आपको क्या लिखोगे, देखो आपको सबसे पहले वर्ड लिखना है सेवा में। क्या लिखना है मेरे बच्चे, सेवा में। उसके जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद लेके जय हिंद इंटर कॉलेज पाटना, या जो भी आपका कॉलेज का नाम है आपको वहां पे कॉलेज का नाम लिखना होगा। उसके बाद से आपको इसमें विषय देना होता है, पॉइंट को समझना। जैसे आप इसमें क्या लिख रहे हो, तो आप छुट्टी के लिए लिख रहे हो तो ये जरूर लिखो कि 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। क्या लिखोगे मेरे बच्चे, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब यहां से जस्ट विषय है, उसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है महाशय, और महाशय लिखने के बाद से आपको क्या लिखना है, लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मुझे अपने चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए मम्मी पापा के साथ पटना जाना है। मेरे बच्चे बड़ा सुंदर ढंग से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट दर्शानी होगी। क्या लिखना है, सविनय निवेदन है, आपको क्या करना, निवेदन पूर्वक आपको कहना है कि सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि अपने चाचा चचेरे भाई के शादी में सम्मिलित होने के लिए मुझे मम्मी पापा के साथ क्या है, पटना जाना है। इस कारण से मैं दिनांक 9/2/2024 या जो भी आपका है, 9 या 19 से जो भी डेट है, आप डेट जो है ना आप दर्शा सकते हो, जो भी डेट आपके हो, छुट्टी है, इतने से इतने दिन को विद्यालय में उपस्थित होने से असमर्थ हो, या फिर मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त तिथि को 2 दिनों में अवकाश स्वीकृत करने के कृपा की जाए, ताकि मैं अपने चचेरे भाई के शादी में सम्मिलित हो सकूं या शामिल हो सकूं। जैसे वो बीतेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको वर्ड लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, वर्ग और रोल क्रमांक, बस। अगर इतनी चीजें लिख दिए तो तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा। यानी देखो आवेदन पत्र हो या कोई भी पत्र हो, सिर्फ मेरे बच्चे उसमें करना ये होता है, क्या हुआ भाई, सिर्फ मेरे बच्चे होता क्या है कि उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है कि आपके लिखने का जो प्रोसेस है, आपके लिखने का जो तरीका है, वो तरीका को क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, सही है। डन है, आगे बात करते हैं। अगला एक और आवेदन पत्र आता है मेरे बच्चे, सही है, एक आवेदन पत्र और आता है जिसमें यह बोला जाएगा कि नई कक्षा की पुस्तक और शिक्षण शुल्क जमा करने के लिए रुपए मांगने हेतु अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए। ठीक है, यह आवेदन पत्र नहीं होता है मेरे बच्चे, ये केवल पत्र होता है। ठीक है, इसको आवेदन को काट दो,
आवेदन पत्र तब किया जाता है जब अपने से किसी अधिकारी के पास या किसी बड़े पोस्ट के साथ, जैसे कि प्रिंसिपल के साथ लिखा जाता है। ये केवल पत्र होता है, मेरे टाइपिस्ट ने इसे गलती कर दिया, इसे काट दो, ये पत्र होता है। एक आपका आवेदन पत्र पूछा जाता है, एक नॉर्मल पत्र पूछा जाता है, जिसमें कहा गया है कि एक कक्षा में, नई कक्षा में आप प्रवेश किए हो तो नई पुस्तकी के लिए आपको पैसा चाहिए, तो इसके लिए पत्र लिखो। तो इसका स्ट्रक्चर अब अलग होता है। अब इसमें थोड़े ना लिखोगे कि सेवा में ये आपका पिताजी है ना, महोदया महोदय ये निवेदन है कि मुझे किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ऐसा नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? आदरणीय पिताजी। हो सकता है माता जी के पास पत्र लिखने के लिए आ जाए तो लिखोगे आदरणीय माता जी। हो सकता है अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखने के लिए आ जाए, लिखोगे कि चरण स्पर्श। क्या लिखोगे? चरण स्पर्श, यानी कि बड़े बुजुर्ग हैं या फिर यानी कि आपके पिताजी हैं तो चरण स्पर्श तो करोगे, लिखोगे चरण स्पर्श। और लिखोगे कि मैं कुशल हूं, मैंने कि मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप भी कुशल मंगल ही होंगे। साथ आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, यानी कि बड़ी आपको खुशी होगी कि मैं अपनी कक्षा में 9वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से या फिर प्रथम स्थान से, श्रेणी गलती लिखा हुआ है, सही लिखना आप लोग, ठीक है, सफलता प्राप्त किया हूं और गणित में 100% अंक लाया हूं। क्या किया हूं? मैं परीक्षा में बैठा, परीक्षा दिया, अच्छा अंक लाया और 10वीं वर्ग की कक्षा बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है, इसलिए मुझे नए वर्ग की यानी कि नए जो है क्लास की, कक्षा की
आ गया? हेलो हेलो हेलो, देखना एक बार आवाज आ गई क्या मेरे बच्चे? हेलो, एक बार देखना आवाज आ गई? हेलो हेलो, आ गया? हेलो, चलो आ गया आ गया आ गया, आवाज आ गया मेरे बच्चे। एक बार सेशन को शेयर करना यार, माइक में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो, ज़्यादा सेशन नहीं है, लंबी सेशन को शेयर कर दो, पढ़ा दे आपको। चलो सेशन को शेयर कर दो एक बार फटाफट से। ये माइक में इशू आ गई थी, माइक को मैंने ठीक कर दिया क्योंकि मेरे बजाने के बिना वो ठीक नहीं होता कभी कभी। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करो, फटाक देना। एक बार आपने भी शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, बता दो कि बच्चों को बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। चलो हाँ, तो इसके बाद क्या लिखोगे? लिखोगे जिसके लिए मुझे कम से कम 5,000 रुपए की आवश्यकता होगी, आप इसे यथाशीघ्र यानी कि जितना जल्दी हो सकता है भेजने का कष्ट करें। माताजी को प्रणाम एवं सभी छोटे भाई बहनों का क्या कर दीजिएगा? शुभ आशीर्वाद बोल दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, या जो भी नाम है आप नाम दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आवेदन पत्र, आवेदन पत्र बोल रहा है मतलब पत्र लिखना होगा। डन है? तो ये 2 टाइप के पत्र आते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइप में आपको मैंने दोनों टाइप सिखा दिया, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है और ऐसे पत्र नॉर्मल कैसे लिखा जाता है। पेपर में जाओगे आपको लिखना होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला है एक पत्र और आता है जिसमें इसमें भी आवेदन लिख दिया है। ये आवेदन पत्र नहीं होता है, ठीक है, केवल पत्र होता है। इसको मैंने क्या कर रहा हूं भाई, काट दे रहा हूं। अपने छोटे भाई के जन्मदिन को उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे? लिखोगे प्रिय राजीव, या जो भी नाम है अपने छोटे भाई का वो लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे शुभ आशीर्वाद। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे चेंज है। जब आप किसी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हो तो आपको सेवा में लिखोगे, है ना, प्रधानाध्यापक महोदय। और यदि तुम अपने से बड़े लोगों के पास लिख रहे हो, माताजी के पास, पिताजी के पास, तो आदरणीय पिताजी लिखोगे। लेकिन जब अपने छोटे भाई के पास लिखोगे तो उन्हें क्या बोलोगे कि प्रिय राजीव शुभ आशीर्वाद, ठीक है। लिखोगे कि कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला जिससे तुम मुझे घर आने का अनुरोध किया हो। मुझे तुम्हारा पत्र मिला जिससे तुम कह रहे हो कि घर आ जाइए। मुझे याद है कि 2 जनवरी को, या फिर जो भी जनवरी का डेट का नाम है, को तुम्हारा एक छोटा सा तुम्हारा यानी कि मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं तुमको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद और मंगलमय हो, ठीक है। देखो कितना प्यारा प्यारा वर्ड लिखना है। ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा उपहार डाक के माध्यम से भी भेज रहा हूं। कंपनी में कार्य बढ़ जाने के कारण मुझ पर एक महीने के लिए दिल्ली से मुंबई, या फिर जहां से आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ये तो मैं अब समझा रहा हूं, जिसके वजह से मैं जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकता हूं, ठीक है। उम्मीद है कि तुम इससे नाराज नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पुनः जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत आपको बधाई। इस तरीके से लिखना होगा। और तुम्हारा बड़ा भाई जो भी नाम है आप नाम यहाँ पे दर्शा सकते हो। इस तरीके से तुम्हारा ये पत्र लिखा जाएगा जब अपने से छोटे लोगों के पास पत्र लिखने के आएगा तब। सही बात है, यहां तक आप लोगों ने सीख गया। चलो आगे देखो, आगे एक बार ऐसा होगा कि अपने मित्र के पास पत्र लिखने के लिए आ जाएगा। फिर इसमें आवेदन पत्र लिख दिया है मेरे टाइपिस्ट ने, डन है। इसको मैं काट देता हूं। देखो आपको एक मित्र के पास भी आ सकता है, या तो प्रधानाध्यापक के पास आएगा, नहीं आएगा तो अपने बड़े से लोगों के पास कैसे पत्र लिखोगे, अपने से छोटे लोगों के पास कैसे पत्र लिखोगे। और एक बार अगर अपने सेम एज है, ठीक है, ये मान लो मित्र है तो मित्र तो सेम एज है, तो सेम एज में क्या लिखोगे, प्रिय मित्र राकेश। अब उसे बोलोगे नमस्कार, क्या बोलोगे, सप्रेम नमस्कार। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। लिखोगे सप्रेम नमस्कार। क्वेश्चन क्या है कि परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिख दीजिए। तो उसमें क्या लिखोगे, लिखोगे प्रिय मित्र राकेश, या जो भी नाम है, सप्रेम नमस्कार। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। शायद मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में आप व्यस्त होंगे, या जो भी परीक्षा अगर हम देना चाहते हो आप दे सकते हो। मित्र मैं भी इन दिनों अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूं। अभी मैं घूमना फिरना भी कम कर दिया हूं
और छात्रावास के सभी मित्रों से ज्यादा समय पढ़ाई में, यानी कि छात्रावास के सभी मित्र भी ज्यादा समय क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे हैं सभी लोग लगे रहते हैं। अब उसके बाद स्ट्रक्चर पैराग्राफ चेंज करोगे, लिखोगे परीक्षा की तैयारी में हमारे शिक्षक बहुत मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तम अंक प्राप्त के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहा हूं और आशा है कि तुम्हारी पढ़ाई काफी अच्छे से हो रही होगी और बोर्ड परीक्षा हम सब अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। और उसके बाद फिर लिखोगे कि उम्मीद करता हूं कि पत्र का जवाब जल्द दोगे, माता जी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। तुम्हारा मित्र जो भी है, संजीव है, राजीव है, जो भी है, अमन है, जो भी ये लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो इस तरीके से मेरे बच्चे आपको पेपर में क्या करना होगा, आपको पेपर में ये वाली चीजें, ये वाली लाइन जो है ना आपको लिखनी होगी। डन है मेरे बच्चे, यहां तक ये लिख लोगे, डन। तो आपको ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखना भाई ये वाली चीजें सही दिख रही है ना, एक बार कट तो नहीं रहा है ना, चलो कोई नहीं, ये यहां से देखते हैं, ठीक है। चलो 5वें नंबर प्रश्न में क्या होगा, 5वें नंबर देखो 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 4 प्रश्न के प्रश्न तो तुम देख लिए है ना, 4 प्रकार के प्रश्न तो तुम देख लिए। अब 5वें नंबर के प्रश्न में क्या होगा कि 10 पूछा जाएगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपके बुक से, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 5 का जवाब देना होगा। तो कौन कौन से वो क्वेश्चन होंगे जो कि बड़ी खास होंगे, उसको सुनना। पहला क्वेश्चन कि पपाती कौन थी, यहां पे था नहीं, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कौन थी वह शहर क्यों लाई गई। तो आप लिखना कि पपाती मुनाडीपट्टी गांव की वली अमाल, यानी कि वली अमाल की 12 वर्षीय क्या थी, पुत्री थी, यानी कि बच्ची थी, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, अतः वह बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए वह शहर लाई गई थी। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया था कि पपाती कौन थी, तो आप कहना कि पपाती जो है ना वह यहाँ की रहने वाली थी और उसे मेनिंजाइटिस रोग था, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसके इलाज के लिए शहर वह लाई गई थी। ये प्रश्न का आंसर आप लिखोगे, आंसर आपको जो है नंबर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन है मेरे बच्चे, क्या, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण कर दीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, ये बात याद करना। चलो अब लिखोगे कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, कौन थी, तो लक्ष्मी मेरे बच्चे लक्ष्मण की पत्नी थी, उसके 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, है ना, उसका पति कलकत्ता में क्या करता था, उनके पति जो है कलकत्ता में नौकरी किया करता था, लेकिन वहां से जो कुछ भी वो भेजता उससे घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण वह तहसीलदार साहब के यहाँ घर पे जा करके छिटपुट नौकरी यानी कि घर का कारोबार किया करती थी और उससे जो भी पैसा मिलता था उससे उसका भरण पोषण करती थी। डन, ये आप लिख दोगे, ठीक है। और ये भी लिख दोगे कि लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि लक्ष्मण जो भी पैसा भेजता था उसे नहीं होता था, तो क्या करती थी, तहसीलदार साहब के यहाँ पे घर जा करके पैसे ये लेकर आती थी, छिटपुट कार्य करके उससे जो भी होता था उसे घर संभालने की कोशिश करती थी। डन, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में माली मालिन किसे कहा गया है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है भाई, आपके पेपर में स्पष्ट पूछा जाएगा, ये गारंटी है, ये ध्यान रखना आप सभी। सही बात है, आप लिखोगे कि माली मालिन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि माली मालिन के युग्म सब प्रयास से जिस तरह वाटिका रंगों और सुगंधों से जीवंत और चिंताकर्षक बनी रहती है, उसी तरह श्री राधिका और कृष्ण यानी कि नंद यानी कि राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं कि लीलाओं में सब प्रेम वाटिका को जीवंतता प्राप्त देखने को मिलती है, जीवंतता होती है। यानी कि बात कर रहे हैं कि माली मालिनी कौन है, यानी कि कवि की दृष्टि में। तो तुम एक लाइन में भी आंसर कर सकते हो कि कवि जो है ना, कवि के अनुसार माली मालिन जो है ना वो राधा और कृष्ण को कहा गया है, ठीक है। आप इतना भी लिखोगे, आपका आंसर जो है ना मेरे बच्चे हो जाएगा और आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, तो मेरे बच्चे क्या लिखोगे, कवि दिनकर अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण से एक नए मानव यानी कि मूल स्थापना करते हैं। कवि ने पारंपरिक मान्यता के स्थान पर नई मान्यता को महत्व दिया है। कर्म ही पूजा है को महत्वता, राजमहलों में राजा और तहखानों में धन के देवता को ढूंढते हैं। सभ्यता और संस्कृति और आरक्षण
पोषण तथा सुख समृद्धि का क्या करते हैं सर, मूल कर्म यहाँ पे है। कह रहा है कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। अब देखो मैं इसका आंसर समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा लाइन मुझे लग रहा है थोड़ा हर जगह देख रहा होगा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उससे बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी ये लाइन लिखा हुआ है ना आप देखोगे कि दोनों सब कुछ जो है ना वो एक एक में मिला दिया है ना। देखो ये राजमहल या फिर बहुत जगह जो है ना वो मिल चुका है, जिसके पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है। समझ, मैंने दिया हुआ था उसने गलती से उसने एक में कर देखो मूल स्थापना ऐसे कर दिया ना, बहुत जगह ऐसे मिस्टेक है। मैं समझा देता हूँ, आंसर लिख लेना। देखो दिनकर की दृष्टि में आज के देवता की बात करते हैं तो दिनकर की दृष्टि में आज के देवता खेत खलिहानों में मिलते हैं, यानी कि गाँवों में बसते हैं, है ना, जो दिन रात धूप में पड़े बड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वही देवता है आज के। और उसी से तो पूरी जीवन जिंदगी सबकी चल रही है। यदि वो किसान नहीं होते, वो किसान ही है, यानी कि कभी का भाव बस इतना है कि वो सब क्या है, वो किसान है। अगला, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, तो लिखना मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु बम का सूरज बरस पड़ा, जिसकी अग्नि बम मानव जल करके भाप बन करके उड़ गया। यानी मेरे बच्चे जो हिरोशिमा है उसमें देखो कि जो परमाणु बम गिराई गई थी उसके कारण सभी लोग खत्म हो गए, ध्वस्त हो गए। उसका प्रकोप आज भी मेरे बच्चे क्या है वहां पे देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि ये छायाएं मानव जाति के गत कर्मों के विनाश का सबूत है, जो आज भी हिरोशिमा में क्या है, मंडराता रहता है। आज भी वहां पे देखा जाता है कि कुछ लोग क्या है, अपाहिज है, यानी कि किसी न किसी अंग से क्या है वहां पे अपाहिज के रूप में देखे जाते हैं। डन है। अगले देखो करके झोले में मछलियां लेकर के बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए कैसे क्यों घुस गए। तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर छोड़ते मैं आपको बता रहा हूं। झोले में मछलियां लेकर के बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए थे क्योंकि वहां से घर बहुत नजदीक हुआ करता था और बारिश भी हो रही थी। तो वो सोचे कि, और शहर जो था वो शहर में भीड़ होता है, तो सोचे कि मैं पतली गली से जाऊंगा और जाऊंगा तो मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा, इसलिए वो पतली गली में घुसे। और वो ये भी सोचे कि मैं जो मछलियां है वो कुएं में डालूंगा और डाल के फिर निकालूंगा फिर खेलूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी आप लिख सकते हो। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध रहा है। तो देखो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म और रामपुर में इनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बचपन में बिरजू महाराज रामपुर अपने माता पिता के साथ क्या है, नाचने जाया करते। देखो बिरजू महाराज, लखनऊ में बिरजू महाराज तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म। देखो लखनऊ में बिरजू महाराज और उनकी तीनों बहनों का क्या हुआ था सर, जन्म हुआ था। बचपन में क्या करते थे बिरजू महाराज, वो रामपुर में अपने पिता के साथ क्या करते थे, वो नाचने जाया करते थे। ये लिखोगे आपका हो जाएगा। मुझे लग रहा है इसका आंसर सब आपको पता होगा। अगला, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो आप लिखोगे कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि उसके नाखून को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो बार बार नाखून बढ़ जाते हैं, बार बार नाखून क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ये याद दिलाता है कि देखो आप कभी भी ये नहीं भूल सकते हो कि तुम भी एक पशु हुआ करते थे। मेरे बच्चे क्या होते थे, देखो हम लोग पहले क्या थे, एक जानवर की भांति थे, यानी कि पशु हुआ करते थे। तो ये नहीं भूलोगे आप, इसलिए बार बार वो बढ़ता रहता है ना। और यह बात जो है ना जिक्र कौन किया था, ये जिक्र जो है ना उनकी छोटी पुत्री ने की, लेखक की छोटी पुत्री ने की थी। ये बात याद करके रखना। ठीक है, चलो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। भाई देखो भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्रकृति विकास तथा उसके अपरिहार्य, यानी कि देखो मैं इसका आंसर भाई समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसको समझाने में पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। ठीक है, देखो मैंने तो आंसर सही लिख के दिया था, लेकिन टाइपिंग में उसने मेरे पास टाइम थोड़ा कम होने का कारण मैंने सही से देख नहीं पाया, बहुत मिस्टेक कर दिया। मैं समझा देता हूँ। देखो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। अगर मैं बात करता हूँ अपने भारत की, सही है, तो भारत की मैं बात करता हूँ तो भारत में धर्मों के महत्व ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो धर्म के लोग नहीं है जो एकता पूर्वक नहीं रहते हैं। यानी कि सभी धर्मों के लोग जो है वो एकता पूर्वक एक साथ बैठ करके हमेशा जो है ना वो रहते हैं। और यहाँ पे धर्मों का बहुत अच्छा महत्व, सबको समान अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म के प्रति जो आपको आस्था है वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ आप जो है ना आप हिंदू है तो ही आप अपना धर्म मना सकते हो, मुस्लिम हो तो नहीं मनाओगे।
ईसाई हो तो नहीं मनाओगे, हिंदू हो तो नहीं मनाओगे, मतलब सभी धर्मों के लोग आप सुचारू रूप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मना सकते हो। कह रहे कि कवि वीरेंद्र डंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं, तो मैं बात करता हूँ, कवि ने सांप्रदायिक विद्वेष को आधार बनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अत्याचार करने वाले को जिक्र किया है। वो हमेशा जब भी बात करते हैं तो जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं उन्हीं का वो क्या करते हैं, वो जिक्र किया करते हैं। समाज निंद में होता है और ऐसे सांप्रदायिक अत्याचारी समाज की उस निंद का फायदा उठा करके अपने स्वार्थ का घिनौना खेल इतिहास के पृष्ठों में दर्ज कर देता है, जिसे दंगे, आगजनी और बमबारी जैसे सामाजिक व्यवस्था को क्या करता है, पर उबाल करके सामने आ जाता है। यानी उनके कहने का मतलब है कि वीरेंद्र डंगवाल जो है ना, वो ये कह रहा है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में आकर के बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण आगे चल करके बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने देखने को मिल पाती है। ठीक है, इस आंसर को थोड़ा सा जो है ना जहाँ जहाँ मिस्टेक है इसको सुधार करके थोड़ा कर लेना। वैसे मैं PDF दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सुधार करके मैं करवा दूं। ठीक है, चलो अगला, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर आपा माँ को क्यों मानते थे। देखो, जब भी बिरजू महाराज की बात किया जाता है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर जो है मेरे बच्चे, अपनी अम्मा यानी अपनी माँ को माना करते थे। किसे मानते थे, अपनी माँ और अपनी अम्मा को मानते थे। वैसा इसलिए वो जब भी नाचते थे तो पूछते थे कि मैं सही से नाच रहा हूँ कि नहीं नाच रहा हूँ, क्या मेरे अंदर पिताजी वाली जो भावना है वो है भी या कि नहीं है ना। तो इसलिए वो क्या है, वो अपना मानते थे, यानी कि बिरजू महाराज हमेशा अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। संतू मछली लेकर के क्यों भागा, संतू मछली लेकर के इसलिए भागा क्योंकि संतू को डर था कि मछली अब कट जाएगी, इसलिए संतू क्या किया, मछली लेकर के भागा। अगला, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। बालक जीवन में देखो शिक्षा, गांधी जी ये कहते हैं कि शिक्षा के अनुसार ये नहीं कि केवल किताबी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा का मतलब यह है कि यदि वो बालक है और पढ़ने लिखने का यदि उसका समय है तो पढ़ रहा है, तो किताबी ज्ञान के साथ साथ वो कुछ और भी कार्य करे, जैसे टेक्निकल समस्या चीज़ें चल रही है आजकल, तो उसमें भी अपना योगदान दे, जिससे उन्हें दिमाग का विकास हो सके। और कभी भी दिमाग का विकास केवल पढ़ने लिखने से नहीं होता है, किससे होता है, किससे होता है मेरे बच्चे, आप कहोगे मेरे बच्चे कि कभी भी जो दिमाग का विकास होता है वो अच्छे अच्छे चीज़ें करने से भी होता है, किताबी ज्ञान से वो चीज़ें हासिल नहीं किया जा सकता है। कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है। देखो, कवि जनता को दूधमुही इसलिए कहा है ना कि कवि जिस प्रकार से किसी बच्चे को, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से दूधमुही समझ रहे हो तुम लोग, बच्चा जब रोता है तो दूधमुही दे दिया जाता है उसको पीने के लिए, बोतल में भर करके, उसे दूधमुही बोला जाता है। तो कभी जो है ना वो जनता को दूधमुही इसलिए कहा जाता है, ये कहे हैं कि अक्सर देखा जाता है कि जब भी जनता भड़कती है, जब भी जनता जो है ना, जनता को ये समझ में आता है मेरे साथ गलत किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी जो है ना कुछ ऐसी दूधमुही वाली चीज़ दे देती है कि उसे वो चुप हो जाए। जैसे मान लो बच्चा रो रहा है तो उसे दूध पकड़ा दिया जाता है, लो दूधमुही तुम पी लो, अब चुप हो जाएगा बच्चा। वैसे ही जनता ये गवर्नमेंट करती है। जब भी आपको देखेगा कि हाँ परेशान होगा, अब कुछ ना कुछ बवाल होगा, है ना, तो वहाँ पे क्या करेगा, कहेगा 5 किलो राशन मैं दे रहा हूँ, 2 किलो जो है ना मैं दूंगा, आ जाओ मैं सरकारी नौकरी दूंगा, है ना। ये दूधमुही का कार्य है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो है ना दूधमुही कहे हैं, कभी जनता को क्या कहे, दूधमुही है कि जब भी जनता को ऐसा, जब भी जनता चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो उसे दूधमुही पकड़ा दो, कह दो कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, तुम अब चुप हो जाओगे, घर के खर्चा आ जाएगी, 2000 रुपये मैं आपके खाते में भेज दूंगा। भाई और बहनों, आपकी सिलेंडर की जो कीमत है मैं सस्ता कर रहा हूँ, ठीक है, भले 900 रुपये की ये आपको गैस होंगी, लेकिन आपको 300-200 रुपये आपको सब्सिडी मिलेंगी, है ना। ये है दूधमुही वाली काम है, समझ रहे हो। कोई आएगा तो कहेगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं 10 लाख नौकरियाँ दूंगा, 20 लाख नौकरियाँ दूंगा, है ना, मैं किसानों के लिए ये करूंगा, मैं किसानों की कर्ज माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये दूधमुही वाला कार्य है, समझ रहे हो, इसी को दूधमुही कहा जाता है। अब तो मुझे लग रहा है कि तुम 2 पेज में लिख दोगे, अब दूधमुही समझ गए तुम लोग, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से जो है ना कवि ने पहले ही ये बात कह दिया कि जनता को हमेशा दूधमुही समझा जाता है। जब भी ऐसा लगे कि भाई ये तो अब तो छटपटाने वाला, मतलब रोने वाला, चिल्लाने वाला भी, लिखने वाला है, तो लो दूधमुही ले लो, है ना, तो वही चीजें होती है, समझ रहे हो। हाँ, अब हंसोगे तुम लोग, है ना। चलो, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं सभी गवर्नमेंट ऐसी ही होती है, किसी भी गवर्नमेंट की दूध की धूली नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी नेता आएगा, जो भी पॉलिटिक्स आएगी, यही चीजें होती है। आज तक तो यही हुआ है,
आगे पता ना क्या होगा, उसकी तो बात ही अलग है। गवर्नमेंट आती है, कहती है मैं ये करूंगा, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद बोलती बंद, है ना, सबकी बोलती बंद, है ना, जो भी कुछ होगा तो दूध मुही वाला कार्य कर देगा, है ना, मैं ये कर दे रहा हूं, जैसे कि मान लो कि मैं ये धार्मिक मैं कार्य कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये हो गया तो इसलिए नहीं किया, कोरोना आ गया तो इसलिए हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है सामने। तुम भी अब दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी नींद कविता में किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया है। तो हमारी नींद कविता अर्थ कि हमारी लापरवाही या आराम पसंद जीवन आगे बढ़ने की बाधक है, अर्थात ये सब चीजें गतिशील जीवन की गति को शिथिल करता है, परंतु हमारा जीवन विषम परिस्थितियों उत्पन्न करने वाली हमारी नींद की परवाह बिना किए भी आगे बढ़ता ही जाता है। कविता में हमारी नींद यदि जीवन का अवरोध है तो जीवन भी हमारी नींद से उत्पन्न बाधा का बिना परवाह किए आगे बढ़ते जाता है। यानी कि देखो, आमतौर पे यदि बात करते हैं सर हमारी नींद में, यदि कविता के किस प्रकार के जीवन की बात कर रहा है, देखो नींद से ही बहुत सारी चीजें को क्लियर किया जा सकता है ना। हमारा जो जीवन है ना, हमारा जो जीवन है वो कभी भी मेरे बच्चे जो है ना, वो कभी भी आराम वाली जो चीज है ना, जिस प्रकार से नींद, देखो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग सोते हैं तो सोते हैं 5 मिनट के लिए हो जाता है, पता ना 5 मिनट के लिए सोते हैं, 1 घंटा कब का बीत गया होगा पता नहीं चलता, उठते अरे भाई अरे इतना लेट हो गया, ऐसी चीजें होती है। ठीक है, उसी को जीवन से रिलेटेड इस चीज में इस चैप्टर में किया गया है, आप सभी जानते हो। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं। जो अक्षर ज्ञान क्या है, जो कि अनामिका लिखी हुई है, तो क्या ना, बेटे माँ की गोद में बैठना चाहता है, हमेशा जो है ना बेटा चाहता है कि मैं अपनी माँ के गोद में रहूं। उसी प्रकार है अंगा है, अक्षर सीखने में जब वो विफलता पाती है, यानी कि जब वो अक्षर ज्ञान सीख रहा होता है तो अंगा लिखता है, तो इस तरीके से लिखता है, और लिखना वो ये वाले बिंदु भूल जाता है, यानी कि गोद में बैठना भूल जाता था, वो क्या करता है, सो यानी कि वो बार बार फिसल जाता है। कोशिश करने पे सफलता हाथ नहीं लगती है, हताश और विवश होकर के वह क्या करता है, अन्यास रो पड़ता है। अंगाक्षर ज्ञान की विफलता कहीं बेटे के आंसू आ जाते हैं। इसी प्रकार अंगा है, उसको लिखने की क्या आ जाता है, सर्व विफलता आ जाती है। तो ये आएगा पेपर में, आपको आसानी से ये लिख देना होगा। बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। देखो, बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो फिलहाल उसी चीज को पढ़ करके आए थे, और वह चाह रहे थे कि मैं जो हूं इसका इलाज करूं और मैं इस पे अपना क्या कर सकूं, प्रयोग कर सकूं, मैं इस चीज को देख सकूं। डन। चलो अगला, सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती थी। देखो, सीता के तो 3 बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, लेकिन 3 बेटे होने के बावजूद भी उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता था। कभी इस घर से उस घर, कभी उस घर से उस घर, ऐसा होना पड़ता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके महवारी खर्च के रूप में भी बोल दिया गया कि 50-50 रुपए देंगे, 150 रुपए हो जाएगी, माँ का ऐसे गुजारा बसारा चल जाएगा, है ना। तो माँ जो है ना अपने घर में होते हुए भी क्या करती थी, घुटन महसूस करती। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद कर रखना। घर, शहर और देश के बाद कभी किन किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों करता है। देखो, कभी कहते हैं कि घर और शहर, देश के बाद कभी हमारे कहते हैं कि देखो उन्हें बचा लो जो हमें जीवन देता है, जैसे नदियां को बचा लो, हवा, भोजन, जंगल बचा लो, क्योंकि अगर इसे नहीं बचाओगे तो जीवन जो है तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो कभी इन्हें बचाने की बात करता है। वो कहते हैं कि बचा लो नदियों को नाला हो जाने से। क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि नदियों को नाला हो जाने से बचा लो। आजकल की नदियां जो है नाला के रूप में हो रही है, जितनी प्रदूषित चीजें हैं वो हमेशा नाला में बहवाई जा रही हैं, तो उसे नाला हो जाने से बचा लो। हवा में गंदगी फैलाने बचा दो। बहुत सारे सड़े गड़े चीजें जो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ना, आग लगाई जा रही है, जिसके कारण जो है ना क्या है, धुएं निकल करके वो हवा को गंदगी कर रहा है, खराब कर रहा है, उसे बचा लो। इस तरीके से वो बचाने की बात करते हैं। आप पेपर में लिख लेना, थोड़ा सा आंसर जो है ना सब कुछ सही है बट मिस हो गया इधर उधर आंसर को। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं, तुम लिख लोगे। मनुष्य की छायाएं कहां और कैसे रो पड़ी। लिखना कि मनुष्य की छाया हिरोशिमा और शहर पर झुलसे हुए पत्थरों पर पड़ सकी, यानी कि जो हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे परमाणु बम, उसकी वजह से सारी चीजें सुहा हो गए, यानी कि सब कुछ खत्म हो गए। और एक ऐसा बम होता है, ऐसा वहां पे ये आपका परमाणु बम होता है, जिसके कारण अगर सैकड़ों साल पहले अगर गिराया गया ना, तो वहां का उसका प्रभाव आज भी दिखते रहता है। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप लिख लोगे। इस तरीके से आपकी जो है ना पूरे 100 नंबर की तैयारी हो जाती है। 95 नंबर की तैयारी अभी तक हो गई। एक चीज इसमें केवल छूटी है आपकी, सिर्फ व्याख्या वाली। तो मैं व्याख्या वाली अगले नेक्स्ट चैप्टर जब आपकी एग्जाम है उसके पहले मैं आपको
यानी कि एग्जाम के पहले आपको ये चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। डन है। तो ये इस तरीके से आपकी पूरी हिंदी, यानी कि पूरी हिंदी की आपकी संपूर्ण तैयारी हो गई। आपको आज की क्लास कैसी लगी? और आप अभी जाओ विद्याकुल एप्लीकेशन को सारे के सारे बच्चे डाउनलोड कर लो, सभी बच्चों को इन्फॉर्म भी कर लो कि वो पहले आप विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, जितना जल्दी हो सकता है विद्याकुल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करवा लीजिए। ठीक है मेरे भाई। और आप 8:30 बजे, फिर से 8:30 बजे आपकी क्लास होने वाली है मैथ की, है ना, मैथ की क्लास होने वाली है 8:30 बजे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वह गला इतने ख़राब हो गया, अब लग रहा है कि फंस जाएगा गला, है ना, तो इसको क्या किया जाए, कल के लिए कर दे क्या मेरे बच्चे? बताओ, गला जो है ना, अब गला फंसना शुरू हो गया है, क्योंकि आज अगर मैं पढ़ाया तो गला एक्चुअली फंस जाएगा। क्या किया जाए मेरे बच्चे? सुबह कर दे क्या आप लोग? पढ़ना चाहोगे 8:30 बजे? क्योंकि लगभग 2 घंटे की क्लास होगी। चलो मैं पोल करता हूँ, पोल करा दो तो बच्चों को थोड़ा, एक बार आप लोग पोल करा दो। कहोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, क्या ही करूंगा भाई, लेकिन गला पूरी तरीके से फंसना चाहिए, क्योंकि बुखार तबीयत खराब हो गया ना। एक बार रुक जाओ, पोल बता दो, पोल कर दो, पोल बता दो। अगर कहना चाहो, अगर कहोगे पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगा, और नहीं तो सुबह 6 बजे वही पढ़ा दूंगा। बोलो, आप ही बोलो, बताओ, आप ही बताओ मेरे बच्चे, बताओ। सुबह 6 बजे कहोगे तो मैं सोच रहा हूँ सुबह 6 बजे ही पढ़ा दूँ आपको। इस समय मुझे लग रहा है कि अब जब मैं से 2 घंटे और बोलूँगा ना तो गला पूरी तरीके से जो है ना फंस जाएगा, मतलब आवाज़ नहीं निकलेगा, फिर मुझे लग रहा है कि परीक्षा में बाधित हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन मैं कोशिश है, मैं दवाई ववाई ले करके, जो भी है विक्स वगैरह ले करके वो चीज़ों को कर रहा हूँ ताकि तबीयत ख़राब ना हो। आप लोग पोल करो, जल्दी से करो भाई बेरे। अरे ऐसे लिख दो ना, आप क्लास कब चाहते हो, आज या कब, कल, ऐसे कर दो मेरे बच्चे, बताओ। दी गए प्रश्न, अरे गणित का क्लास, लॉन्ग क्वेश्चन क्लास कब चाहते हो, ऐसे ही पुल करो यार, बच्चा वेट कर रहा है, जल्दी से कर दो। लॉन्ग क्वेश्चन, मैथ की लॉन्ग क्वेश्चन की क्लास बाकी है ना तुम्हें? आज 8:30 बजे मैंने बोला था। कहोगे मैं करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस वो तबीयत है वो तो ख़राब हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम छूटना चाहिए, आपको बेहतर करना। आप कहोगे तो मैं पढ़ाऊँगा, कहोगे कि कल सुबह पढ़ा दीजिएगा 6 बजे, तो मैं सुबह 6 बजे पढ़ा दूंगा। बताओ मेरे बच्चे, ऐसे भी इंग्लिश में भी लिख दिए होते हैं ना तो बच्चे समझ जाते हैं। भाई इतना टाइम ले रहे हो तुम। चलो पोल कर दो भाई, पोल हो रही है, तुम उसका जवाब दो फटाफट से, सभी बच्चे जवाब देंगे एक बार शेयर करके। सुबह 6 बजे कहोगे तो 6 बजे, यही समय कहोगे तो इस समय। 8:30 बजे मैंने टाइमिंग रखा था, तो मुझे आप जो बताओ, इस टाइम करना चाहते हो तो इस टाइम कर लिया। पोल करो, पोल हो गया, जवाब दो फटाफट से। हाँ जवाब दो मेरे बच्चे। चलो जवाब दो मेरे बच्चे, फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो बच्चे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कल कह रहे हैं, कितने बच्चे कल कह रहे हैं? 60 बच्चे कह रहे हैं। 800 बच्चे जो है ना, उसमें से 60% बच्चे कह रहे हैं कि सर कल करा दीजिएगा मॉर्निंग में, सुबह सुबह। हाँ वो भी सही रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह तुम पढ़ोगे ना, इंटरनेट भी खत्म है इस समय, सुबह सुबह 6 बजे पढ़ोगे तो आप उसके बाद से क्या है, आप उसके बाद से क्या कर लोगे, रिवीजन पूरे दिन कर लोगे, और फिर आपकी 11 बजे फिर आपकी क्लास तो है ही, ठीक है, फिर आपकी 11 बजे भी क्लास है। कल करा दें? बोलो कल बच्चे कह रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे, आपको मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि गला बस अब मेरे को अंदर से जो है ना बोलना सब कुछ जो है ना, भले माइक में तुम्हें हो सकता है कि सही दिख लग रही होगी, लेकिन ऐसे में फंस चुका है ना, आधा से ज़्यादा, मतलब कि 70% फंस चुका है, 30% बाकी है ना। तो आज मैं अगर आराम कर लूँगा रात में, मतलब मैं नहीं बोलूँगा, चुप करूँगा, मौन व्रत कर लेता हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है, तो हो जाएगी, ठीक है। कल कराते हैं, कल सुबह कराते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय मेरे बच्चे। कल कराते हैं, इस सेशन को शेयर कर दो, विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आपके लिए टेस्ट लेकर के आ रहा है। ओके, थैंक यू।